हेलो दोस्तों, मैं सचिन दक्ष आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम टॉपर में। दोस्तों, जो आज की वीडियो है ये हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वीडियो है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप सोचेंगे कि ये मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन पेपर हमें सोल्व करना है। लेकिन मैं चाहता हूं जैसे आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसमें आपके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे। जैसे आपके उसके होते हैं बाइनरी के होते हैं, कुछ डेसिमल के होते हैं, नंबर का कन्वर्जन होता है। तो मैं चाहता हूं कि आपको उससे पहले थोड़ा सा कन्वर्जन सिखा दूं, और इसलिए मैं कन्वर्जन की वीडियो ये बना रहा हूं। और इसमें हम थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, आपका मुश्किल से मुश्किल 20 मिनट लगेगी और आपके जो क्वेश्चन होगा फिर आसानी से आप सोल्व कर पाएंगे। तो हमें इसमें आपके थोड़े से नंबर सीखने हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, हम इन्हें बोलते हैं कंप्यूटर नंबर सिस्टम। मेरे भाई, जो ये कंप्यूटर नंबर सिस्टम होते हैं ये आपके 4 तरह के होते हैं, है ना। यहाँ पे लिख देते हैं हम। जो सबसे पहले आपका आता है कंप्यूटर सिस्टम में वो आता है आपका बाइनरी, ठीक है। और जो सेकंड आता है आपका आता है डेसिमल। जो थर्ड आता है आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम आता है। और जो फोर्थ आता है आपका हेक्साडेसिमल। ये मैं क्या लिख रहा हूं इसे मैं अभी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि जो ये 20 मिनट की वीडियो रहेगी स्टार्टिंग की, है ना, ये सारी की सारी इसी पे बेस्ड रहेगी। जो बाइनरी होता है, जो आपका मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज करो ये आपका कंप्यूटर है ना, ये आपकी कीबोर्ड हो गई और ये आपका माउस, ये हो गया सीपीयू और ये हो गया आपका माउस। नहीं विजिबल हो रहा, थोड़ा सा हम इसको इधर कर लेते हैं। तो जो कंप्यूटर होता है आपका मशीन होता है, केवल कंप्यूटर में आपकी बाइनरी ही लैंग्वेज चलती है, ठीक है। बाइनरी को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी को हम मशीन लैंग्वेज भी बोल देते हैं। ये बातें जो खैर सारी बाद की हैं, सबसे पहले हमें अपना ये देखना है। जो बाइनरी होती है आपकी, बाइनरी का जो बेस होता है वो केवल 2 होता है। 2 बेस होता है इसका। यहाँ पे लिख देते हैं हम, यहाँ पे लिख देते हैं ना छोटे से अक्षरों में बेस। और जो बाइनरी के अंदर आपका केवल 1 और 0 ही आते हैं, या तो 1 आएगा या फिर 0 आएगा। ये मैं क्या कह रहा हूँ ये आपको अभी थोड़ी देर में सारा समझ में आ जाएगा। इसके बाद आपका जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, डेसिमल में आपका जो बेस होता है वो 10 होता है। और इसमें जो आपके नंबर आते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जब आप इन्हें काउंट करोगे सारों को तो ये आपके 10 बैठते हैं। लेकिन जैसे ये 1 और 0 है, यहाँ पे कॉमा जरूर लगा लेना, ठीक है। ये आपका 1 0 है या 0 1 बोल लीजिए इसे, ये 2 बैठते हैं, इसलिए जो इसका बेस है वो 2 होता है। इसी के बाद आपका आता है फिर ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर का जो बेस होता है वो 8 होता है। कुछ बच्चे सोचेंगे कि ये मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मेरे भाई ये आपके क्वेश्चन में आएंगे, ठीक है, ये आपके क्वेश्चन में आएंगे। अगर आप, हाँ, जैसे इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व कराऊंगा तो आप उसमें देखेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन आए हैं। अगर आपको ये पहले से नहीं आता होगा तो आपको समझ नहीं आएगा। और जिस भाई को ये सारी चीज़ें आती हैं तो वो थोड़ी देर के लिए वीडियो स्किप कर सकता है, लेकिन जिन्हें नहीं आता वो ज़रूर सीख लीजिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जो आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम रहता है इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, इसमें केवल यहाँ तक आते हैं नंबर आपके। और जो आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है, हेक्साडेसिमल नंबर में आपके जो बेस होता है वो आपका 16 होता है। और इसमें कौन कौन से नंबर आते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। यहाँ तक आपके टोटल 16 हो जाते हैं। और यहाँ पे हमें लगा देना है एक कट, ठीक है। और इसे हम क्या लिखते हैं, इसे हम बोलेंगे ए।
इसे हम बोलेंगे B, और जो 12 है 12 को बोलेंगे C, 13 को बोलेंगे हम D, एंड 14 को बोलेंगे E, और जो 15 है इसे कहेंगे हम F। नहीं दिख रहा, थोड़ा सा इधर कर देते हैं। आई होप आपको ये जो नंबर सिस्टम मैंने बताया है ये सारा अच्छे से समझ आ रहा होगा कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो आपके कंप्यूटर में 4 तरह के नंबर सिस्टम होते हैं, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको केवल इतनी सी बात बताई है कि नंबर सिस्टम किस तरह के होते हैं। जो हमें इसमें सीखना है, सीखने वाली जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो आपकी ये है। सपोज करो आपका कोई नंबर है, जैसे मैं दे देता हूँ 10, ठीक है। और जो ये 10 नंबर है ये आपका डेसिमल फॉर्म में है। इसे आपको कन्वर्ट करना है किस चीज़ में, बाइनरी में, या फिर आपको इसे कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर सिस्टम में, या फिर इसे आपको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल सिस्टम में। तो आप ये सारा कन्वर्जन कैसे कर पाएंगे, ठीक है, वही मैं आपको सिखाने वाला हूँ। हम क्या करते हैं, हम पेज चेंज कर लेते हैं। जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, मुझे आपको पढ़ाना है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेसिमल, ठीक है। डेसिमल से मुझे आपको कन्वर्जन सिखाना है। सबसे पहले सिखाना है बाइनरी का, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद जो सेकंड कन्वर्जन सिखाना है वो सिखाना है मुझे आपको ऑक्टल का, और जो थर्ड कन्वर्जन सिखाना है वो सिखाना है हेक्साडेसिमल का। यदि आपको कोई भी नंबर बाइनरी में दिया हुआ है तो आप उसे आसानी से उसे डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ऑक्टल में दिया है तो आप उसे भी डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी नंबर हेक्साडेसिमल में दिया है तो आप उसे डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी ऐसे समझिए जो ये कन्वर्जन है ये आपस में सभी का हो सकता है। हम ऐसा भी कह सकते हैं जो आपका ये बाइनरी है, बाइनरी का जो कन्वर्जन है ये आपका इन दो में भी हो जाएगा आसानी से, ठीक है। और जो आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम है, यहाँ पे मैं ऑक्टल लाता हूँ, ऑक्टल नंबर सिस्टम का भी कन्वर्जन किस में हो सकता है, इन दोनों में भी हो सकता है, और जो डेसिमल में भी हो सकता है। इसी तरह जो आपका हेक्साडेसिमल है इसका कन्वर्जन भी आपका तीनों में हो सकता है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इन तीनों का आपस में कन्वर्जन नहीं सीखना है, वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है और आपको थोड़ा सा समझ भी ना आए। जैसे कि आपका एग्ज़ाम होता है, इसमें आपके पास टाइम काफ़ी होता है, तो सबसे आसान जो तरीका होता है यही है, ऑक्टल से सबसे पहले डेसिमल पे जाओ और डेसिमल के बाद आप उसे बाइनरी में कन्वर्ट कर लो या फिर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लो। और जो सारा प्रोसेस है बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो सबसे पहले हमें क्या सीखना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपका डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं डेसिमल टू बाइनरी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ाने वाला हूं, केवल उतना ही पढ़ाऊंगा जितना आपके लिए सफिशिएंट होगा। सपोज करो कोई नंबर है, मैं ले लेता हूं 117। ये आपका फ़िलहाल इस टाइम है डेसिमल में। मैंने आपको बताया था जो डेसिमल का बेस होता है वो 10 होता है, इसे 10 से रिप्रेजेंट करते हैं। आपका कोई नंबर है जैसे 117 है, ये आपका डेसिमल नंबर में है, इसे आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। बाइनरी का बेस आप जानते हैं क्या होता है, 2 होता है। तो आप ये कन्वर्जन किस तरह से करेंगे, हालांकि इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन मैं आपको एक अच्छा तरीका बताता हूँ जो बहुत ज़्यादा आसान होता है। आपको जैसे इसे 117 को कन्वर्ट करना है तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे 117 लिखेंगे, अपने रफ पेपर में लिखना है आपको, ठीक है। आपको फिर एक इस तरह से लाइन खींच देनी है और आपको फिर क्या करना है, इस तरह से करना है। इसे आपको 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। जो आपका क्वोशेंट आएगा आपको यहाँ पे लिखना है, आपका जो रिमाइंडर आएगा आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे 2 है, 2 से मैं 11 को डिवाइड करता हूँ तो ये आपका 5 टाइम्स जाता है, और उसके बाद जो 1 है 1 आपका कैरी बच जाता है। कैरी यानी कि शेष बच जाता है, हिंदी वाले भाइयों को बताता हूँ। आप जैसे 2 पंजे करेंगे, 2 पंजे 10 होता है, आपको ये कैलकुलेशन मन में करनी है। 2 पंजे 10 होता है और एक कैरी बन जाता है, यहाँ पे आ जाता है, यानी 17 हो जाता है। 17 को आपको कैसे कन्वर्ट करना है, 2 8 जा 16,
और फिर आपका 1 कैरी बच जाता है, ये यहाँ पे आपको लिखना है 1 कैरी। मैं आपको दोबारा से बताता हूँ, आपको 2 से डिवाइड करना है 11 को। फर्स्ट आप 11 को ही करेंगे। सपोज करो आपको 2 को डिवाइड करना है 1 को, 1 नहीं होगा तो आप 11 को करोगे। 11 आपका 5 टाइम जाएगा और इसके बाद आपका 1 कैरी बचता है, यानी 1 शेष बचता है। 1 को फिर आप आगे लेके जाओगे, ये 17 हो जाएगा। 17 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे ये आपका 8 आएगा, ठीक है, यानी 8 टाइम होगा। तो इस तरह से आपका 58 हो जाएगा और यहाँ पे 1 कैरी बच जाएगा। फिर आपको ऐसे कर देना है। फिर आपको फिर ये 2 से डिवाइड करना है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 2 जा 4, यहाँ पे आपका 1 कैरी बच जाएगा और यह आ जाएगा आपका 2 9 जा 18। यहाँ पे अब की बार क्या हुआ, अब की बार आपका 0 शेष बचता है या फिर आपका 0 बचता है, ठीक है, रिमाइंडर। फिर आपको 2 से डिवाइड करना है। यहाँ पे मैं करता हूँ 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8। आपका फिर से 1 कैरी बचता है, सॉरी 1 आपका रिमाइंडर बचता है। फिर आपको 2 से डिवाइड करना है, ये आपका 7 टाइम जाता है, यहाँ पे आपका 0 रिमाइंडर बचता है। 2 से आपको क्या करना है, ये जाएगा आपका 3 टाइम और 1 आपका रिमाइंडर बचेगा। फिर 2 से करना है, ये आएगा आपका 2 1 जा 2 और आपका इसमें क्या आएगा 1 कैरी आएगा, ठीक है। 2 1 जा 2 होता है और जैसे ही आप 2 को माइनस करोगे 3 से तो आपका 1 आपका रिमाइंडर बचता है। दोस्तों बस इतना आपको प्रोसेस करना है। प्रोसेस जब तक करना है जब तक आपका 1 या फिर 0 ना आ जाए, यानी कि एक ऐसा जो नंबर ना आ जाए जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो सके। डिवाइड ही हो सकता है पॉइंटों में, लेकिन आपको पॉइंट में नहीं करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस तरह से चलना है, ठीक है। आपको क्या करना है, ये 1 है यानी 1 से स्टार्ट करना है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ ना, ये 1 लिखना है पहले आपको, फिर इसके बाद ये 1 लिखना है, फिर ये वाला 1 लिखना है। इसी तरह से आपको नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है। तो फिर आता है आपका 0 1 0 1। दोस्तों यही आपकी बाइनरी है। आई होप आपको जो बाइनरी है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। हम क्या करते हैं, हम एक डेसिमल नंबर और लेते हैं, ये आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 को ही हम क्या करते हैं, बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। 10 का आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे कर लेते हैं ना। सपोज करो ये आपका 10 है, 10 को मैं डिवाइड करता हूँ 2 से। दोस्तों ये 2 से इसलिए क्या, क्योंकि हमें बाइनरी निकालनी हो। बाइनरी को जो बेस होता है 2 होता है। 2 से आपको करना है तो ये आपका 5 टाइम आएगा और जिसमें आपका जो रिमाइंडर बचेगा वो 0 बचेगा। फिर 2 से करोगे 2 टाइम्स जाएगा और आपका जो रिमाइंडर है बचेगा 1 बचेगा। फिर आप 2 से करोगे, यहाँ पे बचेगा रिमाइंडर 0 और यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ भी 0 बचेगा नहीं, यहाँ पे आपका जो 2 2 जा 1 होता है, 1 टाइम जाएगा और रिमाइंडर आपका 0 बचेगा। तो इस तरह से जो बाइनरी होगी 10 की, हम कह सकते हैं जब हम इसे इस तरह से जाएंगे नीचे से ऊपर की तरफ, हम बोलते हैं 1 0 1 0, जो आपकी बाइनरी होती है किस चीज़ की, 10 की। आई होप आपको अगर ये वीडियो समझ नहीं आ रही है तो प्लीज़ आप इसे एक बार रिवाइंड करके देखिए। मैंने जितने भी इसमें पॉसिबिलिटी थी आपको समझ आने की, वे मैंने सारी कवर कर दी हैं। आप इसे दोबारा से देखेंगे तो आपको ये सारा समझ में आएगा, डेसिमल टू बाइनरी। इसके बाद हमें क्या सीखना है, इसके बाद हमें सीखना है बाइनरी टू डेसिमल। यहाँ पे हम लिखते हैं बाइनरी टू डेसिमल सीखना है। सपोज कीजिए जो आपकी बाइनरी है ये है आपकी 1 1 1 0 1 एंड 0 1, ये आपकी बाइनरी है। इसे आपको कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, आपको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मेरे भाई आपको बिल्कुल सेम इसी तरह क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। आप ये मत समझना कि मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, ये बिल्कुल सेम आपको इसी तरह से क्वेश्चन मिलेंगे। आपको इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, सॉरी बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका मैं आपको एक बता देता हूँ। जैसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है ना, तो आपको राइट साइड से लेफ्ट की तरफ चलना है, ठीक है। यहाँ पे लिखना है आपकी 2 की पावर 0, ठीक है। और उसके बाद आपको लिखना है 2 की पावर 1, फिर लिखना है आपको 2 की पावर 2, फिर लिखना है आपको 2 की पावर 3, फिर लिखना है आपको 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर 5 एंड आपको क्या करना है, इसी तरह से आगे चलते रहना है, ठीक है। ये आपको मैं 2 की पावर 6 और लिख लेता हूँ। आप अच्छे से जानते हैं अगर किसी भी
नंबर की जो पावर होती है वो 0 होती है, तो उसका जो वैल्यू होती है 1 होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1। फिर जो आपका 2 1 जा क्या होता है, यानी अगर आपकी 2 की जो पावर 1 है तो उसका आपका 2 आएगा, और जैसे ही 2 की पावर 2 है तो आपका 4 आएगा, 2 की पावर 3 का आपका क्या आएगा 8, फिर आएगा 16, फिर आपका क्या आएगा 32, फिर आएगा आपका 64। सेम इसी तरह से आपका आता है। आपको इसमें क्या करना है, ये आपको मैं क्या समझा रहा हूँ, तो अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आपकी बाइनरी है ना, आपको बाइनरी को इसके नीचे कर लेना है, 1 0 1 हो गया ना, 1 0 1, यानी इस साइड से वो करना है आपको। ठीक है भाई, इस साइड से लिखना है। पहले मैं लिखता हूँ 1, ठीक है, फिर 0, फिर 1, फिर मैं लिखता हूँ 0, फिर 1 1 और 1। ये मैं आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप अच्छे से देखिए। ठीक है, इसका एक दूसरा मेथड और होता है, उसे हम बाद में समझेंगे, लेकिन पहले इस तरह से समझ लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा शॉर्ट पड़ने वाला है, आपको अभी लॉन्ग लग रहा है। तो मेरे भाई, जिस वैल्यू के नीचे आपकी 0 लिखी है ना, उसे आप स्किप कर दीजिए, और जिसके नीचे 1 लिखा है ये बाइनरी में, आपको उसे कैलकुलेट करना है। जैसे 64 है, 64 को आपको कैलकुलेट करना है। 32 के नीचे 1 लिखा है तो आप 32 को भी लेंगे। 16 के नीचे 1 लिखा है, आप इसको भी लेंगे। 8 को आपको नहीं लेना है, आप जो 4 है, 4 के नीचे 1 लिखा है, आपको 4 को भी ऐड करना है। 2 है, 2 के नीचे 0 लिखा है, आपको इसको नहीं लेना है। और जो 1 है, 1 के नीचे 1 लिखा है, तो आपको इसको ऐड करना है। और मेरे भाई, जब आप इन्हें कैलकुलेट करोगे तो ये आपका हो जाएगा 96 और आपका हो जाएगा 21। जब आप इन्हें कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 117। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लीजिए 617, और जो आपका 9 to 11 होता है। तो हमने अभी इससे पहले क्या किया था, आप समझ रहे हैं। जैसे मैं पेज आपको दिखाता हूँ, हमने क्या किया था, पहले 117 जो डेसिमल फॉर्म में था, उसे हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया था। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसी जो बाइनरी के हमने इसे वापस किस चीज़ में कन्वर्ट किया है, हमने उसे डेसिमल में कन्वर्ट किया है। इस तरह से आप कर सकते हैं। इसका एक छोटा सा मैं आपको शॉर्टकट सा बता देता हूँ, या फिर जो आपके समझ में आने वाला है। आपको करना क्या होता है, जैसे आप 2 की पावर 0 लेते हैं ना, मल्टीप्लाई करनी होती है फर्स्ट वाले नंबर की जो आपकी बाइनरी में होती है। ठीक है, बाइनरी में आपका 1 है, यहाँ पे आपको 1 लिखना होता है। फिर आप प्लस करते हैं 2 की पावर, फिर आपको 1 लेनी होती है, मल्टीप्लाई करनी होती है सेकंड नंबर से। सेकंड आपका 0 है तो आपको 0 करनी होती है। फिर प्लस करना होता है, फिर आपको 2 की पावर 2 लेनी होती है और मल्टीप्लाई करनी होती है किससे, आपका जो थर्ड नंबर है। इसी तरह से सेम प्रोसेस आपको करना होता है। 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई किसकी होगी अब की बार, चौथे नंबर की, यानी कि आपकी 0 की। प्लस करेंगे, दिख रहा है ना आपको। फिर आपको क्या करना है, 2 की पावर 4 करना है, और इसके बाद फिर आपकी मल्टीप्लाई करनी है किस चीज़ की, 1 की मल्टीप्लाई करनी है। फिर प्लस 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 1। ये सेम प्रोसेस आपको इस तरह से करना होता है। जब आप इसे कैलकुलेट करते हैं, ये आपका 2 की पावर जो 0 होती है उसका वैल्यू 1 होती है, तो 1 × 1 आपका 1 आ जाता है। जो ये है इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, और इसको आपको क्या कैलकुलेट करना है, ये सारा का सारा 0 ही हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 4, बीच में प्लस लगाएंगे ज़रूर। ठीक है, ये आपका 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 32 हो जाएगा, एंड ये आपका 64 हो जाएगा। जब आप इन्हें कैलकुलेट करोगे तो सारा जो कैलकुलेशन आ जाएगी आपकी 117 ही आएगी। ठीक है, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद आई होप दोस्तों, अगर आपको समझ नहीं आ रहा ना, आप इसे प्लीज़ दोबारा से ज़रूर देखना, ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। इसके बाद हम क्या करते हैं, हमने बाइनरी से डेसिमल सीख लिया, और डेसिमल से क्या सीख लिया है, हमने बाइनरी अच्छे से सीख ली है। अब हमें क्या सीखना है, अब हमें सीखना है डेसिमल टू ऑक्टा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेसिमल टू ऑक्टा। दोस्तों बस थोड़ी सी आपको इस वीडियो में प्रॉब्लम सी आने वाली है, आप इसे प्लीज़ एक बार रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको ये नंबर जो कन्वर्जन है वो समझ में आ जाएगा, और आपके एग्ज़ाम में आता है। जब आप एक बार इसे प्रैक्टिस करोगे ना, आपको बहुत ज़्यादा आसान लगेगा, इतना हार्ड भी नहीं होता। केवल आपको फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हैं तो आपको ये थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा। सपोज करो जो 117 ही है, इसे हम क्या करते हैं, ये डेसिमल फॉर्म में है, इसे हम कन्वर्ट कर लेने हैं हमको ये ऑक्टल में। ऑक्टल का मैंने आपको बेस बताया था,
बेस क्या होता है आपका, इसका 8 होता है। इसको आपको कन्वर्ट करना है। जैसा कि आपने देखा था जो डेसिमल से हमने बाइनरी की थी, है ना, तो यहाँ पे 2 लिखा था तो हमने 2 से डिवाइड किया था। सेम अब हमें क्या करना है, 117 को डिवाइड करना है किस चीज़ से, 8 से डिवाइड करना है। तो चलो डिवाइड करते हैं। तो मेरे भाई जैसे आप 8 से 11 को डिवाइड करोगे तो आपका 1 टाइम जाएगा और आपका क्या बचेगा, जो आपका 3 रिमाइंड बचेगा, और 3 को आप यहाँ पे लेके आएंगे तो आपका फिर जाएगा 8 टाइम, यानी 8 4 जो आपका होता है 32। और जब आप 32 माइनस करोगे 35 से तो आपका क्या बचेगा, आपका मेरे भाई 5 रिमाइंड बचेगा। ठीक है, फिर आपको 8 से डिवाइड करना है तो ये आपका 1 टाइम होगा केवल, और जो इस बार आपका रिमाइंड बचेगा वो आपका रिमाइंडर आएगा आपका 6, यानी 8 1 जा 8 होता है। 8 को जब 8 माइनस करते हैं 14 से तो आपका 6 आता है। तो इसका हम बोल सकते हैं बिल्कुल सेम प्रोसेस करना है, नीचे से ऊपर की तरफ चलना है, तो हम लिख सकते हैं 165। ये 165 क्या है, ये मेरे भाई 117 का ऑक्टल नंबर है। 117 क्या है, ये आपका डेसिमल है, डेसिमल का ऑक्टल नंबर 165 होता है। आई होप ये प्रोसेस आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि बिल्कुल सेम ऐसा है जैसा हमने बाइनरी में करा था। बस आपको डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल करना आना चाहिए। उसके बाद सारा का सारा जो प्रोसेस है वो सेम होता है। बस यहाँ पे आपको बेस का ध्यान रखना है, बेस यहाँ पे 8 होता है और जो बाइनरी में बेस आपका 2 था। इसके बाद हम क्या करते हैं, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्ट करते हैं। मेरे भाई कुछ भाई हो सकते हैं जिन्हें ये चीज़ें पहले से आती हों, तो आप ऐसा समझिए अगर आपको आती है ना तो आप इस वीडियो में कमी ना निकाल लिएगा, आप इस वीडियो को स्किप कर दीजिएगा। क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें आती है वो चीज़ें और वो किसी और की देखते हैं, उन्हें समझ नहीं आता, तो फिर क्या होता है वीडियो में गलत कमेंट करते हैं। तो आप ऐसा मत कीजिए, ये वीडियो आपके लिए है ही नहीं। ये वीडियो एक्चुअली उन फ्रेंड्स के लिए है या फिर उन स्टूडेंट के लिए है जिन्हें ये चीज़ समझ नहीं आती। और मेरे भाई अगर किसी को ये समझ ना आ रही हो ना, आप एक बार फिर कमेंट करना, मैं इसके लिए एक बार फिर दोबारा से वीडियो बना दूंगा अच्छे से। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आपको इसी में समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा आपको इसमें डीप से पढ़ा रहा हूँ और बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ। इस बार हम क्या करते हैं, हम 165 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेता हूँ मैं 165 आपका ऑक्टल है, यानी जिस चीज़ के नीचे 8 लिखा होगा वो आपका ऑक्टल होगा। उसे हमें कन्वर्ट करना है किस चीज़ में, डेसिमल फॉर्म में। तो 165 को आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, और आपको किस तरह से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, आपको सबसे पहले लिखना है, यहाँ पे कर लेते हैं ना थोड़ा सा जो हमारा स्पेस बच जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले लिखना है 8, यानी 8 की पावर आपको 0 लिखनी है। ठीक है, और इसके मल्टीप्लाई में क्या करना है आपको, जो ये 5 है ना, ये वाला 5 यहाँ पे हम लिखते हैं 165 का कर रहे हैं, तो जो 5 है ये आपको 5 का करना है, मल्टीप्लाई में लिखना है। फिर आपको ऐड करना है, उसके बाद फिर आपको 8 की पावर 1 लेनी है। ठीक है, फिर इसमें मल्टीप्लाई करनी है सेकंड नंबर की, सेकंड नंबर यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका 6 आएगा। और जो ये फर्स्ट नंबर है ना, देखो यहाँ पे आ गया। इससे ज़्यादा तो भाई देखो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं समझा सकता, क्योंकि आप ग्रेजुएशन में मेरे भाई आपको इतना तो आना ही चाहिए। 8 की पावर आपकी 2 है, और फिर मल्टीप्लाई करता हूँ थर्ड नंबर की, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1। सपोज करो यहाँ पे आपका है ना कुछ भी नंबर होता, मैं यहाँ x y z कर देता हूँ और फिर इसको a कर देता हूँ, तो आप क्या करते, आप प्लस करते, और प्लस करने के बाद आपको 8 की पावर 2 के बाद 3 लेनी थी, और उसके बाद मल्टीप्लाई करनी थी किसकी, नेक्स्ट नंबर की, और नेक्स्ट नंबर आ जाता आपका a। और इसी तरह से फिर आपका जो z आता है आपको इसे प्लस करना था, 8 की पावर 4 लेनी थी और मल्टीप्लाई करनी थी इसके बाद नेक्स्ट नंबर की, यानी कि आपके y की। सेम आपको इस तरह से करना था। इस जो ये आपकी इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन में आपको एक बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। देखो इतनी इक्वेशन तो हमारी ये फालतू की है, क्योंकि ये मैंने आपको केवल ऐसे ही सिखाई है ना, इसे हम कर देते हैं कट। हमें जो कैलकुलेट करना है वो केवल इतनी सी वैल्यू करनी है। ये आपको एक बात बहुत अच्छे से आनी चाहिए, जब हम कैलकुलेशन करते हैं ना तो कभी भी पहले प्लस नहीं करते, सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई सोल्व करनी होती है, या सबसे पहले जो हमारा प्रेफरेंस होता है वो हम अपना स्क्वायर को देते हैं। ठीक है,
तो ये जो प्लस निशान है आपको बिल्कुल सेम ऐसे कॉपी कर लेने हैं। और जो आपका 8 की पावर 0 है, अगर आप अच्छे से जानते हैं किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। 8 की पावर 1 है तो आप उसे 8 ही लिखेंगे और मल्टीप्लाई में 6 करेंगे। 8 की पावर 2 है तो हम बोल सकते हैं, यानी 8 का स्क्वायर 2 है तो इसका क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा एंड मल्टीप्लाई में 1 हो जाएगा। अब आपको इन्हें अच्छे से सोल्व कर लेना है। ये आपका 64 आ जाएगा, ये आपका 48 आ जाएगा एंड ये आपका 5 आ जाएगा। जब आप इन्हें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो आप ऐड कीजिए, ऐड करके कितना आएगा, ये आपका 117 आएगा। आप समझ रहे हैं कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। जो 165 है इसका डेसिमल क्या होता है, 117 आता है। आप कहेंगे कि भैया हमने पहले क्या किया था, हमने पहले यहाँ पे 117 जो कि डेसिमल फॉर्म में था उसे हमने कन्वर्ट किया था ऑक्टल नंबर सिस्टम में। अब आपने, और जब हमने ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया था तो ये 165 आया था। 165 ऑक्टल नंबर था और इसे हमने क्या कन्वर्ट किया डेसिमल में, तो ये आपका 117 आ गया, यानी कि पुरानी वही वैल्यू आ गई है जो हमने पहले कन्वर्ट की थी। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, बस एक आपका लास्ट कन्वर्जन और रह गया है, उसके बाद मेरे भाई आपका सारा खेल खत्म हो जाएगा ये। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। ठीक है, अगर फिर भी किसी भाई को समझ नहीं आता तो प्लीज़ भाई एक बार इसे आप दोबारा से वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, जो थर्ड पार्ट है आपका डेसिमल 2, बताओ क्या है डेसिमल 2, आपका है हेक्साडेसिमल। आप अच्छे से जानते हैं जो डेसिमल होता है इसका बेस 10 होता है एंड इसका बेस होता है 16। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं एक नंबर ले लेता हूँ। सपोज करो अब की बार 275 लेते हैं, वरना स्टूडेंट बोलेंगे कि भैया आप तो 117 ही ले रहे हो, है ना। ये आपका 275 है और ये किस फॉर्म में है, आपका डेसिमल फॉर्म में है। इसे आपको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट किस चीज़ में करना है आपको, ये आपको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल आपका जो बेस 16 होता है, हमें नहीं पता यहाँ पे क्या वैल्यू आने वाली है इस वाले फॉर्म में। तो हम क्या करते हैं, आप अच्छे से जानते हैं, आपको महारत हासिल है इस चीज़ में कि भाई अब तो हम कर लेंगे। अब आपको 275 लिखना है। जैसे ही आप 275 लिखेंगे, अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको डिवाइड किससे करना है। आपको अब की बार डिवाइड करना है 16 से। जिस चीज़ में हमें कन्वर्ट करना होता है हम उसका ही यहाँ पे क्या लिखते हैं, बेस लिखते हैं। अगर हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है तो डेसिमल का जो फॉर्मूला है मैंने आपको ये वाला बताया है ना। देखो इधर देखो, डेसिमल में हमें इस तरह से कन्वर्ट करना होता है। हम क्या करते हैं, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो जो 16 है, 16 का जो आपको 32 को डिवाइड करेंगे, सॉरी 27 को डिवाइड करेंगे तो ये आपका 16 1 जा 16 ही होगा, यानी 1 टाइम ही आपका हो पाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1। जो आपका मेरे भाई इसके बाद आपका जो रिमेन बच जाएगा, हम देखो यहाँ पे थोड़ा सा ना कैलकुलेशन करके समझा देते हैं। तो जैसे 27 है, 16 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि 1 आएगा। फिर ये आपका जो रिमेन बचेगा, आपका कितना बचेगा, 11 बचेगा। और ये 11 यहाँ पे आ जाएगा तो हम बोल सकते हैं 115 हो जाएगा। ठीक है, या फिर 115 हो जाएगा। जब आप 115 को डिवाइड करोगे 16 से तो आपका क्या आने वाला है, आप बताइए। जो आपका 16 7 जा होता है अप्रोक्स, वही जाके फिट होता है। आपका 16 1 जा कितना होता है, 115 होता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, सॉरी 115 हो गए। ठीक है, तो मैंने भाई जो आपका ये 115 है ना, इस पे अगर आपको 16 से डिवाइड करना है तो आपको 7 टाइम करना होगा। और यहाँ पे जैसे आप देखेंगे 7 टाइम तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 1112। ठीक है, यानी 16 7 जा आपका होता है 1112। तो यहाँ पे आप 1112 लिखेंगे, जो आपका रिमाइंडर बचेगा आपका 3 बचेगा। तो हम कह सकते हैं 16 7 जा यानी 7 टाइम आपका जो ये चलेगा, और उसके बाद आपका जो रिमाइंडर बचेगा वो आपका 3 बचेगा। फिर इसके बाद आपको 16 से कर लेना है, और 16 से आपका 16 1 जा 16 होता है, और आपका क्या बचेगा, यहाँ पे आपका 1 रिमाइंडर बचेगा। तो हम कह सकते हैं जो इसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद ये कितना आता है, 113 आ जाता है। ठीक है मेरे भाई,
तो जो 275 का हेक्साडेसिमल होता है 113 होता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, एक सेकंड एग्जांपल और लेते हैं क्योंकि शायद इसमें आपको कंफ्यूजन हुआ हो। अब की बार एक हम नंबर ले लेते हैं 500, ठीक है। ये 500 आपका डेसिमल फॉर्म में है, इसे हमें कन्वर्ट करना है किस में, हेक्साडेसिमल में। तो आपका सिंपल सा लॉजिक है, जैसा कि आप जानते हैं 16, तो आपका जो 16 थ्रीजा होता है 48 होता है। 48 होने के बाद इसमें आपका 2 रिमेन बचता है और 2 को यहाँ पे लिखते हैं, तो आपका क्या होगा, ये 20 हो जाएगा। और 16 वन जा आपका क्या होता है, 16 होता है। इसके बाद आपका 4 रिमाइंडर बचता है। इसके बाद ये क्या आ गया, आपका 31 आ गया। फिर इसे आप 16 से डिवाइड करेंगे तो ये 16 2 जा तो 32 हो जाता है, लेकिन आपका 16 वन जा ही करना पड़ेगा। और इसमें जो आपका रिमाइंडर बचता है वो 15 बचता है। फिर आपको इसे नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है। अब की बार आपका थोड़ा सा देखो कन्फ्यूज़न यहाँ पे क्रिएट होगा, 1 5 एंड 4। जो ये 1 5 है ना मेरे भाई, यानी 15 है, इसे हम 15 नहीं लिखेंगे क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं 15 को हमें क्या लिखना है, हेक्साडेसिमल में हमें f लिखना होता है। देखिए यहाँ पर देखिए, अगर 10 से ऊपर आता है तो हम इन्हें ABCD में कन्वर्ट करना होता है। जो आपका 15 आया तो हम 15 को क्या लिखेंगे, 15 को हमें लिखना है f। तो इसकी जो हेक्साडेसिमल हो जाएगा 1F4 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद हम क्या करते हैं, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल करते हैं, सॉरी हेक्साडेसिमल टू करते हैं डेसिमल कन्वर्जन। और इसी के बाद आपका जो ये पूरा टॉपिक है आपका ख़त्म हो जाएगा। हाँ, इसे यहाँ पे कर लेते हैं। आपका एक नंबर है 113, ये आपका हेक्साडेसिमल फॉर्म में है, इसे कन्वर्ट करना है आपको डेसिमल फॉर्म में। तो कैसे करेंगे आप लोग बताइए। आप अच्छे से जानते हैं कि इसमें हमें महारत हासिल है। सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ पे लिख लेता हूँ ना, ताकि क्वेश्चन हो जाए अच्छे से। तो आपको 16 की पावर 0 लेनी है एंड जो मल्टीप्लाई करनी है आपकी, यहाँ पे हम इसे 113 लिखते हैं आपकी 3 से, ठीक है। प्लस करना है, 16 की पावर 1 लेनी है एंड मल्टीप्लाई करनी है किससे, 1 से। प्लस करना है, 16 की पावर 2 लेनी है एंड मल्टीप्लाई करनी है किससे, 1 से। जिस चीज़ की पावर 0 होती है उसे आप 0 बोलते हैं। एंड यहाँ पे 16 है एंड जो आपका 16 की स्क्वायर होता है वो आपका 256 होता है। जैसे ही आप इन्हें क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, सॉरी यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा ना, क्योंकि 3 × 1 होता है, ये 1 होता है। तो 256 प्लस ये आपका 19 हो जाएगा। और जैसे ही आप इन्हें कैलकुलेट करोगे 175 आपका आ जाएगा। तो आपको 275 ये लेना है। 275 क्या है आपका, डेसिमल कन्वर्जन है। इसके बाद हम इसका एक एग्जांपल और लेते हैं और इसी के साथ हम क्या करते हैं, अपना पूरा जो चैप्टर है ये क्लोज करते हैं। एक क्वेश्चन है आपका 1F4, ये आपका 16 है, इसे आपको कन्वर्ट करना है किस में, यहाँ पे क्या नंबर आएगा कि आपको उसका डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो मेरे भाई आप इसे भी अच्छे से जानते हैं, 16 की पावर आपको 0 लेनी है एंड मल्टीप्लाई में 1F4 यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। प्लस करना है, 16 की पावर 1 लेनी है एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा आपका F आ जाएगा। फिर प्लस करना है, 16 की पावर 2 लेनी है एंड मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। अब हम इन्हें कैलकुलेट करते हैं, तो ये आपका 1 है, ये 4 है, प्लस ये 16 है। F का आप जानते हैं, F का मतलब आपका 15 होता है, ठीक है। ये 16 का जो स्क्वायर होता है 256 इंटू मल्टीप्लाई 1, मल्टीप्लाई में 1 ऐसे ही आ गया। इसका आप जानते हैं 4 आता है। और जैसे ही आप इसे कैलकुलेट करेंगे कितना जाएगा, 16 10 जो आपका हो जाता है 160 एंड 5 हो जाता है 80, यानी क्या आएगा मेरे भाई 240 प्लस इसका स्क्वायर 256। जब आप इन्हें कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 500। और यही तो हम निकालना चाहते थे। आई होप दोस्तों ये जो आपका सारा कन्वर्जन है आपको समझ आएगा होगा, ठीक है। बस मैं आपको क्या करता हूँ, एक छोटा सा कन्वर्जन एक और दिखा देता हूँ। सपोज करो आपका जो 10 है, या फिर ऐसा करो आपका 1010 है ना, ये क्या है आपका,
इसे आपको कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर में। इसे आप कैसे करोगे बस ये बता दो, यानी बाइनरी से आपको कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर में। तो मेरे भाई आपको सबसे पहले ना बाइनरी को क्या करना, बाइनरी को आप कन्वर्ट करना डेसिमल में। कैसे करोगे, सिंपल सा है। आपको अब देखो थोड़ा सा लॉजिक समझाता हूँ। 1 0 1 0 इस तरह से थोड़ा सा ना लिखना है आपको, थोड़ा सा स्पेस देते हुए। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि पहले 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 4 आता है, फिर आपका 8 आता है। बस आपका क्वेश्चन ख़त्म। जिसके नीचे 1 है, जिसके ऊपर 1 है उसे आपको कैलकुलेट करना है, अदरवाइज इसे भी छोड़ना है, इसे भी छोड़ना है। इसके नीचे 1 है तो इसे लेना है, तो आ जाएगा आपका 10। इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और एक बात और याद रखना, देखो ध्यान से, ये बात ना आप अपने मन में अच्छे से समझा लो। 1 2 4 हमेशा डबल हो रहा है, ठीक है। 1 2 4 8 16 32 एंड 64। इसके बाद क्या आ जाएगा आपका 128, ठीक है, एंड सो ऑन। इस तरह से आपको ये याद रखना है। ये जो भी आपकी बाइनरी हो ना, बाइनरी को इसके नीचे लिख लिया करो। जैसे सपोज करो मैं लिखता हूँ 1 0 0 1 0 1 एंड 1, ये सपोज करो बाइनरी लिख ली, और बाइनरी यहाँ पे लिख ली 1 0 1। इस तरह से आपने बाइनरी लिख ली, ठीक है। आपकी जो क्वेश्चन में बाइनरी दी है, अब आपको क्या करना है, बस आपको जिसके नीचे 1 है उसे ऐड करना है, जिसके नीचे 0 है आपको उसको छोड़ना है। तो इसके नीचे 1 है तो इसे 1 ऐड करना है, इसके नीचे फिर क्या है इसे भी आपको ऐड करना है, इसे आपको छोड़ देना है। इसके नीचे 1 है इसे ऐड करना है, 16 के नीचे 0 है इसको छोड़ देना है, 32 के नीचे 1 है इसे आपको ऐड करना है। ना दिख रहा, हाँ 64 के नीचे आपका 1 है इसे ऐड करना है, 6 और जो आपका 1 to 8 इसके नीचे 0 है इसको आपको छोड़ देना है। और इस फिर कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करने के बाद आपका तुरंत क्या आ जाएगा, आपका निकल के डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा। जैसे ही हमने इसका डेसिमल फॉर्म में क्या आ गया, 10 आ गया, ठीक है। 10 को अब आप अच्छे से क्या कर सकते हैं, ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 10 लिखेंगे और क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8 होता है और 2 रिमेन बचता है, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ऐसे चलना है आपको, 1 and 2 यानी कि 12 आ जाएगा। बस इतना सही तो करना है, और क्या करना है इसमें आपको। क्वेश्चन में बिल्कुल सेम इसी तरह से मिलेंगे, ठीक है मेरे भाई। बस आपका जो ये चैप्टर है खत्म होने वाला है। इसमें आपको एक चीज और सीख लीजिए, आपके क्वेश्चन आते हैं। वीडियो लंबी तो हो चुकी है पर भाई क्या कर सकते हैं, देखो सीखना तो आपको पड़ेगा ही, ठीक है। अब हम क्या करते हैं ना, जल्दी जल्दी से बाइनरी को और सीख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको मैं क्वेश्चन पेपर डायरेक्ट सोल्व कराऊंगा ना, उसमें क्या होगा आपका, आप बोलेंगे भैया आपने कैसे कर दिया। हम बाइनरी का एक तो सम सीखते हैं, एक हम क्या सीखेंगे, सबट्रैक्ट सीखेंगे, मल्टीप्लाई सीखेंगे एंड हम डिवाइड सीखेंगे। बस भाई 5 मिनट का खेल है, 5 मिनट में सारे क्वेश्चन ये हो जाएंगे, ठीक है। अब 5 मिनट से ज़्यादा ना लूँगा। सबसे पहले हम सम सीखते हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ ना, मैं पेज को डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है। इसी पेज पे आपका काम हो जाना चाहिए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ रोल, हम सबसे पहले सम सीख रहे हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सम। रोल क्या है, सपोज करो आप 0 + 0 होगा तो आपका 0 ही आना है, 0 + 1 होगा तो आपका 1 आना है, एंड 1 + 0 होगा तो आपका क्या आना है, 1 आना है, एंड 1 + 1 होना है तो आपका 2 आना है। नहीं भाई 2 नहीं आना है, हम बाइनरी कर रहे हैं, तो यहाँ पे आना है आपका 1 0। यहाँ पे जो 1 होगा ये आपका क्या होगा, ये आपका कैरी होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। रूल को मैं क्या करता हूँ, एक डब्बे के अंदर बंद कर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट समझ लीजिए, आपकी बाइनरी है, एक बाइनरी है आपका 1 0 1 0 1, इसके बाद 0 1 0 0 0, ये आपकी बाइनरी है। एक बाइनरी ये है, एक आपकी बाइनरी ये है। आपको इन्हें दोनों को कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, देखो मेरे भाई एक मेथड तो आपके पास ये है, आप इन दोनों बाइनरी को ना पहले डेसिमल में कन्वर्ट करो और डेसिमल को फिर आप जोड़ लो, और उसके बाद क्या करना, आपको इन दोनों को ऐड कर लो और फिर आप वापस में इसे बाइनरी में कन्वर्ट कर दो। लेकिन उससे अच्छा हम यहाँ क्या करते हैं, इसे डायरेक्ट ही ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे करते हैं 1 0 को क्या आने वाला है 1, 0 0 को क्या आने वाला है 0, हाँ ठीक है। 1 0 को क्या आने वाला है 1, इसका क्या आने वाला है 1, इसका क्या आने वाला है 1। बस सोल्व, इतना से तो करना है। फिर क्वेश्चन 2 मेरे भाई, एक नंबर में आपको ना क्वेश्चन रखे हुए मिलेंगे आपको आपके एग्जाम में, बिल्कुल सेम ऐसे ही। फिर आपको एक और करते हैं 1 0 1 0 1 1, इसे हम करते हैं 0 0
1 1 1 1। इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो 1 0, ठीक है, सॉरी 1 1 को जब आप ऐड करते हो तो आपका 10 आता है। 10 में से आपको 0 लेनी है, 1 आपको कैरी कर देना है। अब आपको इन तीनों को जोड़ना है। आप जब कैसे जोड़ोगे, 1 1 आपका फिर से 10 हो जाएगा, और जब 10 हो जाएगा तो इसमें फिर आपको 1 जोड़ेंगे, तो यहाँ पे 1 इस तरह से जोड़ेंगे ना, तो 0 1 क्या आएगा आपका 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1, एंड जो आपका कैरी है ये फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा, जो इसका कैरी आएगा ये वाला, ठीक है, ये फिर आपका यहाँ पे वापस आ जाएगा। तो फिर आपका 1 0 1 हो जाएगा, एंड 1 में फिर आप 1 जोड़ेंगे तो ये फिर आपका 10 हो जाएगा। 10 में से आपको क्या लेनी है, 0 लेनी है, जो आपका 1 है ये आपका फिर से क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। तो अब की बार आपको क्या करना है, 1 1 आपका क्या होता है, 10 होता है, ठीक है, और इसमें आप 1 जोड़ेंगे, इस तरह से जोड़ेंगे, तो 0 1 क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा, और जो ये 1 है ये यहाँ पे आ जाएगा, और जो ये 1 है ये आपका कैरी हो जाएगा। तो 1 0 1 एंड 1 0 1, फिर इसका भी क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है भाई, मेरे हिसाब से ये आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसका एक एग्जांपल और दे देता हूँ, 1 1 0 0 1, ठीक है, नहीं इसे नहीं लेते, हम क्या करते हैं ना, 1 0 1 0 कर लेते हैं, और 1 0 1 0 जान कर लेते हैं। आप अच्छे से जानते हैं ये जो बाइनरी होती है ये 10 की होती है, ये भी 10 की होती है। हम क्या कर रहे हैं, 10 10 को आपस में जोड़ रहे हैं। ये 0 हो जाएगा, 1 1 का क्या आएगा, आपको 0 आएगा, 1 आपका कैरी हो जाएगा, और ये जो 1 है ये यहाँ पे आ जाएगा, 1 0 का 10 हो जाएगा। जब आप 101 को, यह हो गया ना 1 0 1 0 0, ये आपकी बाइनरी फॉर्म है। जब आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट करोगे ना मेरे भाई, तो ये 101% 20 ही आना चाहिए। करके दिखा दूँ, नहीं दिखा रहा यार, इतना टाइम नहीं है। चलो यहाँ पे देख लो, ठीक है, जल्दी से। ये क्या होगा, आपका 1 होगा, ये 2 होगा, ये 4 होगा, ये आपका 8 होगा, एंड ये होगा आपका 16, ठीक है। इसे नहीं ऐड करना, इसे नहीं ऐड करना, इसे नहीं ऐड करना। ये 16 के ऊपर 1 है, इसके ऊपर 1 है, तो ये 4 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, टोटल आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और सीख लेते हैं, इसके बाद लगे हाथ हम क्या सीखते हैं, सबट्रैक्ट और सीख लेते हैं। मेरे भाई सबट्रैक्ट का ना आपको कोई रूल नहीं है, ठीक है, रूल तो है लेकिन क्या होगा ना, उसमें आपका लेंथ हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा, मैं समझाऊंगा। इससे अच्छा क्या है, जो बेस्ट ट्रिक मैं मानता हूँ ना सबट्रैक्ट के लिए, यहाँ पे लिखता हूँ सबट्रैक्ट, और बेस्ट ट्रिक मैं मानता हूँ भाई, इसे आप डेसिमल में कन्वर्ट करो और उसके बाद तुरंत क्या कर दो, माइनस कर लो। सपोज करो आपका 1 0 1 0 है, इसे आपको करना है 0 1 1 और माइनस करना है, ठीक है। कैसे करोगे आप, देख मेरे भाई, सबसे अच्छा ऑप्शन है ना, इसे 1 0 1 0 ऐसे लिखो, या फिर आप इसे छोड़ो, आपको क्या करना है ना, 1 2 4 8 16 इस तरह से कहीं पे भी लिख लेना, ठीक है, और इसके नीचे बाइनरी उतार देना 0 1 0 1। आप जानते हैं ये नहीं ऐड करना, ये नहीं करना, यानी ये 8 हो गया और ये 2 हो गया, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। इसके नीचे आपको क्या कर लेना है, दूसरी बाइनरी उतार लेनी है, ठीक है, सेम ऐसी कॉपी, यहाँ पे 0, आपको इसे ऐड नहीं करना, आपको इन दोनों को ऐड करना है। तो ये 2 और 1 कितना हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। जब आप इसे माइनस करोगे तो 7 हो जाएगा। 7 को आप बहुत अच्छे से कन्वर्ट कर सकते हो, 3 1 एंड 2 से फिर करेंगे 1 तो 1, ठीक है, क्या आ जाएगा, 1 1 1 आ जाएगा, सही आंसर। इतना आसान है। अगर मैं आपको इसे डायरेक्ट बताऊंगा ना, आप मेरे भाई कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि देखो 0 में से 1 नहीं जाता, तो आपको क्या करना होगा ना, 1 यहाँ से कैरी करना होगा, और जैसे यहाँ पे 1 से फिर 1 माइनस करेंगे तो फिर 1 कैसे आएगा, ये आपको देखना होगा, तो आप उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका यही है कि आप इस तरह से करो। एग्जाम्पल एक और देता हूँ आपको, 1 1 एंड 1 0 1 माइनस करना है 1 1 0 0 1, ये आपको माइनस करना है। कैसे करोगे, जो ट्रिक है मैंने आपको बताई है, आप 1 2 4 8 एंड क्या 16 इसे ऐसे लिख लेना, और नीचे लिख देना बाइनरी, सॉरी यहाँ पे 1 करो, 1 0 1 1 1, ठीक है। अब आराम से जोड़ सकते हैं, 16 14 20 एंड ये आपका टोटल कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको ये वाली बाइनरी इसके नीचे कर देनी है, 1 1 0 0 1, ठीक है, इस वाली को भूल जाओ। तो ये क्या होगा, ये 2 हो गया, 3 हो गया,
2 3 3 और ये 16 कितना हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा। तो आप जैसे माइनस करोगे 10 आ जाएगा। 10 को आप बहुत अच्छे से जानते हो, 1010 होता है एंड आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई। और इसी के साथ जो आपके ये क्वेश्चन होते हैं ना, ये आपके पास समाप्त होने वाले हैं। एक और रह गया आपका मल्टीप्लाई, बस मल्टीप्लाई और सिखाऊंगा मेरे भाई। मल्टीप्लाई और लिख लो, बाइनरी की मल्टीप्लाई। यार देखो वीडियो लंबी हो रही है, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा कि आप बोर हो जाओगे वीडियो देखते हुए, पर भाई क्या करें, क्वेश्चन तो देखो आने ही है ना, थोड़ा सा तो पढ़ना ही पड़ेगा। आप किताबों में देखते रह जाओगे, समझ ना आ पाएगा बिल्कुल भी। ठीक है, रूल लिख लो यार, रूल में इधर को लिख दो है ना, इसे यहाँ पे काटो। रूल क्या होता है, देखो 0 की मल्टीप्लाई 0 में करते हैं तो आपका 0 आता है। ठीक है, 0 की मल्टीप्लाई अगर आप 1 में करते हैं तो आपका क्या आता है, 0 आता है। अगर आप 1 की मल्टीप्लाई फिर 0 में करते हैं तो आपका फिर 0 आता है। बस 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आएगा, आपका 1 आएगा। ये इतना सा रूल है मेरे भाई, आप याद रखोगे। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं 1 1 0 1 0 की मल्टीप्लाई करनी है आपकी 0 1 1 में। ठीक है, मल्टीप्लाई आप बहुत अच्छे से जानते हैं। पहले 1 की 0 में करेंगे क्या आएगा, आपका 0 आएगा। 1 की 1 में करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 की 0 में 0, फिर आपका 1 एंड फिर आपका 1। कर सकते हो ना। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, ये आपका 0 हो जाएगा, फिर इसकी इसमें करोगे तो 1 हो जाएगा, फिर ये आपका 0 हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल 1 आ जाएगा। और भाई देखो जो 0 है, 0 की आप मल्टीप्लाई 100 बार कर लो, 0 ही आना है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं 1 2 3 4 5। फिर आपको इन्हें बहुत अच्छे से कैलकुलेट करना है। और जो सम आप जानते ही हो, 0 1 0 का 1 आता है, इसका 1 आता है, इसका भी 1 आएगा। 1 0 का आपका क्या होता है, 1 0 को हम बोलते हैं 10, तो इसकी 0 आ जाएगी एंड 1 क्या होगा, रिमेंड हो जाएगा। और फिर क्या होगा, 1 0 को हम क्या बोलते हैं, 10 बोलते हैं एंड 0 में जुड़ के 1 ही आ जाएगा। ये इसका इतना सा क्वेश्चन है मेरे भाई, और ये आपको जोड़ना है। सेकंड मेथड इसका क्या है, आप जैसे ये वाली बाइनरी है ना, इसे आप डेसिमल में कन्वर्ट करो, इसे भी डेसिमल में कन्वर्ट करो, फिर आपस में मल्टीप्लाई कर दो और जो आपका सही आंसर आएगा ना, उसे आप फिर वापस में क्या करो, बाइनरी में कन्वर्ट कर दो। इस तरह भी कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, 0 1 0 1 एंड मल्टीप्लाई 1 0 1। भाई देखो बहुत अच्छे से करना है आपको। ठीक है, थोड़ा सा इधर से करता हूँ। 1 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे, ठीक है, फिर आपको 0 आ जाएगा, फिर आपका 1 आ जाएगा, फिर आपका 0 ही आना है। ये तो ये आपका कितना आएगा, 1 0 1 0 1। ये 1 आना है, ये 0 आना है। 1 और 0 एंड 1, जब इन्हें आप ऐड करोगे तो क्या आपका आएगा, 1 0 में 1 को 0 में ऐड करोगे तो 1 आएगा एंड 1 को फिर से 1 में ऐड करोगे तो आपका क्या आएगा, 1 0 आएगा, यानी कि ये आता है। तो इसमें आप 0 लोगे और 1 यहाँ पे कैरी आ जाएगा एंड 1। आई होप दोस्तों जो ये क्वेश्चन है आपको समझ में आए होंगे। मेरे भाई आपकी जो 48 मिनट्स की ना वीडियो हो चुकी है, इसमें मैं आपको क्या करूँ ना, पूरी 1 घंटे की करके ना इसे आपको इसमें एक छोटी सी चीज़ और समझा देता हूँ। भाई क्वेश्चन आपके 101% आएंगे। ठीक है ना, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, बस थोड़ा सा बिट बाइट का और समझा देता हूँ। ठीक है, बिट एंड बाइट यानी यूनिट होती हैं ये। तो मेरे भाई जैसे कंप्यूटर जानते हैं ना आप, CMPUTER, कंप्यूटर में क्या होता है, जो कंप्यूटर भाषा समझता है ना, यानी लैंग्वेज समझता है, वो क्या समझता है, बाइनरी लैंग्वेज समझता है। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर को कुछ भी बोलोगे ना, उसे समझ नहीं आता। ठीक है, उसे केवल 0 और 1 की लैंग्वेज समझ में आती है, 0 एंड 1 की लैंग्वेज, इसे ही आप बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, या फिर बाइनरी लैंग्वेज को आप दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, आप इसे ऑब्जेक्ट कोड दे सकते हैं, फिर बाइनरी कोड दे सकते हैं। यहाँ पे पहले लिख देता हूँ BI, बाइनरी कोड। दूसरा नाम दे सकते हैं आप इसे ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, या फिर आप इसे ही क्या कहेंगे, मशीन लैंग्वेज। ठीक है, मशीन AG होगा। ठीक है, लैंग्वेज भी कह सकते हैं। तो अब आपको सीखना क्या है और मैं क्या सिखाना चाहता हूं, देखो भाई आप अच्छे से जानते हैं जो 0 और 1 होता है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, हम इसे बिट बोलते हैं। ठीक है, और ये बिट क्या होता है, ये आपकी बाइनरी बिट होती है। ठीक है, यहाँ पे लिखो आप बाइनरी बिट। और क्वेश्चन आए ना आपका
कि 01 क्या होता है, बिट होता है, बाइट होता है, या क्या होता है XYZ, तो आप उसे आंसर क्या करोगे, बिट करके आओगे। ठीक है, इसके बाद आप ऐसे समझो, या फिर हम लिख सकते हैं 1 बिट। 1 बिट बराबर क्या होता है आपका 0 या फिर 1। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं बाइनरी डिजिट। इसके बाद 1 बिट के बाद आता है भाई आपके 4 बिट। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, जो 4 बिट से बन के ना आपका बनता है एक निबल, निबल NIBAL। ठीक है, और ये जो 4 बिट का क्या मतलब है यहाँ पे, सपोज करो आपकी 0 0 1 1, या तो ऐसे हो, यानी जो 4 बार हो 1 2 3 4, इसे हम 1 निबल बोलते हैं। या फिर आपका ऐसे लिखा हो, इसे भी हम 1 निबल बोलेंगे। ठीक है, या फिर आपका क्या हो 1 0 1 0 लिखा हो, इसको भी आप क्या बोल दोगे, एक निबल बोल दोगे। या फिर 1 1 0 0, इसे भी आप एक निबल ही बोल सकते हैं मेरे भाई। सही है। इसके बाद आपका जो आता है 1 बाइट आता है। ठीक है भाई, 1 बाइट क्या होता है आपका 8 बिट के बराबर होता है। ठीक है, इसे स्मॉल b बनाओ, 8 बिट। ठीक है, आप दोबारा से समझेंगे, 1 बिट बराबर 0 या फिर 1 बाइनरी डिजिट। ठीक है, और 4 बिट बराबर क्या होता है, एक निबल होता है। और 8 बिट बराबर क्या होता है, एक बाइट होता है। ठीक है, 8 बाइट, एक बाइट बराबर क्या होता है आपका 8 बिट होता है। और बिट ही क्या होता है, बाइनरी डिजिट होती है। इसका जो सबसे अच्छा एग्जांपल है ना, यहाँ पे समझते हैं 1 1 1 1। ठीक है, 0 0 0 0, ये आपकी क्या होगी, एक बाइट होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखते हैं 1 0 1 0 1 0 1 0, ये टोटल 8 है काउंटिंग में। ठीक है, यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 1 0 0 1 1 0, ये भी क्या है आपकी, ये भी आपकी बाइट है। या फिर 0 1 0 0 1 0 1, ये भी आपकी क्या है, बाइट है। ये सारी की सारी आपकी एक बाइट हो जाती है, यानी बस काउंटिंग में 8 होनी चाहिए। इसके बाद जो आपका आता है ना, बस आप एक चीज़ और ध्यान रखना, देखो अगर आपका कैपिटल B कहीं पे प्रेजेंटेड है ना, ये जो रिप्रेजेंट करता है आपको करता है बाइट के लिए, और जो स्मॉल b होता है ना, ये आपको करता है बिट के लिए। बस ये बात का ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, हम अब आगे चलते हैं 1 KB। ठीक है, 1 KB क्या होता है, यहाँ पे इसे हम लिख देते हैं किलो, यानी 1 किलो बाइट होती है आपकी 1024 बाइट। सॉरी, ठीक है, 1024 बाइट। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं बाइट। इसके बाद फिर आती है आपकी 1 MB। MB को बोलते हैं आप मेरे भाई मेगा। 1 MB होती है आपकी 1024 KB के बराबर, यानी किलो बाइट के बराबर। इसके बाद MB के बाद आती है भाई आपकी 1 GB। GB को आप बोलते हैं गीगा। ठीक है, जो आपकी गीगा होती है 1024 या 1024, ये MB के इक्वल होती है। ठीक है, और इसमें आपको जो ये वाला है ना, इसे आप 1 मिलियन बाइट भी बोल सकते हैं। ठीक है, 1 मिलियन बाइट, और इसी को क्या बोल सकते हैं आप, 1 बिलियन बाइट। इसके बाद आपकी आती है 1 TB, जो आपके कंप्यूटरों में लगी होती है अक्सर। ठीक है, इसे बोलते हैं आप टेरा। ये क्या होती है आपकी 1024 GB के बराबर होती है। T4 क्या होता है आपका, ट्रिलियन होता है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, ट्रिलियन होता है, TRILION, ट्रिलियन बाइट। ठीक है भाई। इसके बाद क्या आता है आपका 1 TB के बाद आती है आपकी 1 PB। P4 होता है आपका पैरा, 1 टेराबाइट। इसमें आती है आपकी 1024 KB। इससे आप कुछ नहीं बोलोगे। ठीक है, 1 PB के बाद भी भाई बहुत सारी चीज़ें आती है, लेकिन वे आपके लिए ना काम की नहीं होगी, पर फिर भी मैं आपको लिख देता हूँ। 1 EB होती है। 1 EB को क्या बोलते हैं आप, हेक्सा बोलते हैं। ठीक है, और जो हेक्सा होती है इसका क्या होता है, 1024 PB होता है।
लेकिन देखो इससे नीचे की ना आपके कुछ भी काम की नहीं, बस मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है। एक जेड भी होती है जिसे आप क्या बोलते हैं, जीटा बोलते हैं, और इसके बाद एक आती है आपकी वाई बी। वाई बी को आप क्या बोलते हैं, पियोटा बोलते हैं। यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा JITTA, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा 1024 EB, और ये हो जाएगा आप 1024 ZB। ये तो सारी आपके काम की नहीं है, बस आपको वैसे ही बता दिया। जो ये आपके हैं ना, ये सारी की सारी बहुत काम की है भाई। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा 1 GB बराबर क्या होता है, 1024 MB या 1000 MB, 840 MB या फिर नन ऑफ दिस। इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा आपको, 101% मिलेगा इनमें से, ठीक है। बस भाई 55 मिनट की वीडियो हो चुकी है, 5 मिनट और लूँगा आपकी, और उसके बाद इस वीडियो को एंड कर दूँगा 1 घंटे पे, ठीक है। इसकी आप हम थोड़ी सी जनरेशन पढ़ लेते हैं कंप्यूटर की, क्योंकि आती है भाई कंप्यूटर में, कंप्यूटर जनरेशन, ठीक है। जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हैं, PD बोलते हैं, ठीक है। तो जो आपकी फर्स्ट जनरेशन होती है, फर्स्ट या फिर कह लो PD, तो ये भाई मानी जाती है 1940 से लेके 1955 तक मानी जाती है, ठीक है। याद रखना, बस ये ईयर का ही खेल होता है सारा। और जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनमें क्या लगी थी आपकी, वैक्यूम ट्यूब लगाई थी, ठीक है। बस इतना याद रखना है। जो आपका सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे, ये आपके 1955 AD से लेके आपके 1964 तक लगे थे, और जिनमें आपका क्या लगा था, ट्रांजिस्टर लगा था, ठीक है। हिंदी में लिखता हूँ ट्रांजिस्टर, और ये थी आपकी वैक्यूम ट्यूब। और जो आपका थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे ना मेरे भाई, इसका जो टाइम था वो था आपका 1964 से लेके 1975 तक। इसमें जो आपकी ना IC का यूज हुआ था, IC आप समझते हैं ना, इंटीग्रेटेड सर्किट, CIRCUT। अब हिंदी वाले भाई बोलेंगे इसे आप क्या समझोगे यार, परिपथ होता है, ठीक है, किस तरह का ये। इसके बाद जो आपकी फोर्थ जनरेशन आई थी ना मेरे भाई, फोर्थ जनरेशन आई थी आपकी 1975 से लेके 1989 तक, हाँ ठीक है। इसमें आपका VLSI का यूज हुआ था, VLSI। ये क्या होती है, ये आपकी VLSI होती है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। इसके बाद जो भाई फिफ्थ जनरेशन आई थी, फिफ्थ जनरेशन क्या है आपकी 1989 से प्रेजेंटेड, ठीक है, यानी अब तक। इसमें क्या लगी थी भाई, इसमें भी क्या लगा था आपका, इसमें लगी थी आपकी ULSI, ठीक है। ये अल्ट्रा लार्ज थी, ठीक है, ठीक है भाई। और बस इसी के साथ आपकी ना जो ULSI लगी थी, यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसी को आप क्या बोल देते हो, सुपर कंप्यूटर, ठीक है। बस भाई इसी के साथ जो मेरा काम था ना आपको समझाने वाला, ये आपका बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब आपको कुछ भी नहीं करना। एक बार मैं आपको एक पेज और दिखा देता हूँ, ठीक है। बस आपकी जो भी ये 2 मिनट लगी है ना, देखो मैं आपको थोड़ा सा एक बार रिवाइज करा देता हूँ, उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ चलते हैं। इतने पेज भर दिए यार मेरे, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है, ये एक तो बाइनरी डिजिट बताई थी, ठीक है, और ये आपको जो ये बताया था ऑक्टल नंबर सिस्टम बताया था, ये बताया था, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और ये कन्वर्जन बताया था मैंने आपको। इसके बाद डेसिमल 2 ये, और जो ये है ना, ये आपको पूरा ध्यान रखना है। इसकी बाइनरी ये थी, और ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये सिस्टम भी आपको फॉलो करना है, ठीक है। ये भी काफ़ी हद तक, और ये भी कर सकते हैं। अगर आपको बाइनरी निकालनी हो ना मेरे भाई, बाइनरी के लिए सबसे बेहतरीन ये है, बस 1 2 4 6 8 4 ये ना जो भी कोड है, ये आप सारे के सारे बाइनरी के नीचे लिखते जाओ 1 बाई 1, तो सबसे आसानी इसी तरह से निकल जाती है। अगर आपको ऑक्टल और हेक्साडेसिमल्स को कन्वर्ट करना तो ये कर देते हैं। और इसके बाद क्या है आपका, ये तो खैर आप सारा पढ़ा चुका हूँ मैं, ठीक है। ये भी ये सब करवा दिया है भाई। बस जो आपका ये सम है ना, सम आपका डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है।
बाइनरी लिखी होगी, इनका सम सब्ट्रैक्ट पूछा जाएगा। करवा दिया ये भी। इसके बाद बिट बाइट का खेल बताया था थोड़ा सा, तो ये आपको हमें बस याद रखनी है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन में आएगी आपकी, ठीक है। ये बस यहाँ तक जिन पे मैंने टिक मारा है ना, ये 101% आएगी। और ये भी लिखा होगा, क्वेश्चन बन सकता है ना कि जो इन्होंने चार इस तरह से लिख दी और ये क्या है, ठीक है मेरे भाई। बस इसी के साथ आपकी जो जनरेशन है, आपको ये जनरेशन का ध्यान रखना है। जनरेशन में आपके ईयर जरूर पूछे जाएंगे, ये 101% और ये भी पूछे जा सकते हैं कि जो पहली पीढ़ी के यानी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उनमें क्या यूज़ था, वैक्यूम था, ट्रांजिस्टर था, इंटीग्रेटेड सर्किट था, इनमें से कुछ भी नहीं था। इसी के बाद भाई अब ना सीधे क्वेश्चन पेपर की तरफ चलते हैं अपना, ठीक है भाई, धन्यवाद। हाँ दोस्तों, अब ना हम अपना क्वेश्चन पेपर देखते हैं, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको क्या समझाया आप अच्छे से जानते हैं। इससे पहले मैंने आपको कन्वर्जन सिखाया वो सारा का सारा, ठीक है भाई। देखो वीडियो वो थोड़ी सी लंबी तो हुई है ना, 1 घंटा लग गया आपको। अगर वो सारी चीज़ें किसी को आती है ना बहुत अच्छे से, तो वो प्लीज़ उसे ना देखें ना, वो सीधा 1 घंटे के बाद ये वाली वीडियो देख ले, क्योंकि इन दोनों वीडियो को ना हम अलग अलग ना करके एक ही में एक ऐड करेंगे, ठीक है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है ना आपका, अब आप अच्छे से देखोगे कितने क्वेश्चन वो सारी उस थ्योरी से आए जो मैंने आपको समझाई है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक समय में एक साथ एक सूचना सभी क्लाइंटों को एक नेटवर्क ट्रांसमिशन तकनीकी के अंतर्गत भेजी जाती है। इस तकनीक को क्या कहा जाता है? बताओ भाई क्या आंसर होगा इसका? सही आंसर आपको बताना है। बताओ जल्दी से सही आंसर क्या होगा। सही आंसर मेरे भाई इसका ब्रॉडकास्ट होता है, ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं इसको, जब एक ही समय पे बहुत सारे कंप्यूटर को एक साथ जोड़ा जाता है ना। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, इंटरनेट वर्किंग का एक उदाहरण है। तो बताओ इंटरनेट वर्किंग का एक उदाहरण कौन सा है? जो ये आपका WAN होता है, ठीक है। WAN का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। ऐसे ये मैन है आपका और एक है इंटरनेट। तो सारे के सारे इंटरनेट वर्किंग के उदाहरण है, तो हम इसका आंसर क्या कर देंगे? सही करेंगे आप, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, जूम कर लूँगा इसको? नहीं यार, फिर इंग्लिश वालों को दिखेगा, चल कर लूँ। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा बेतार नेटवर्क नहीं है? बेतार नेटवर्क की बात हो रही है। तो सबसे पहला आपका आ गया WAN यानी वैन, फिर दूसरा आपका लैन, फिर तीसरा है मैन। तो इनमें से भी कोई सा नहीं है जो बेतार नेटवर्क होता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक क्लाइंट तथा सर्वर के बीच सुरक्षित संपर्क स्थापित करने के लिए KERBAOS ने निम्न में से कौन सी विधि अपनाई? तो सही आंसर बताएंगे मेरे भाई आप। इसका है पासवर्ड, फिर दूसरा है OCR। OCR का क्या मतलब होता है? ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है, ठीक है। इसके बाद सीक्रेट की होता है और इसके बाद है नन ऑफ दिस। तो सही आंसर इसका मेरे भाई पासवर्ड है, ठीक है। पासवर्ड अपनाया। क्वेश्चन नंबर 5, फायरवॉल कार्य करती है राउटर की तरह, ब्राउज़र की तरह, मॉडेम की तरह या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो जो ये इसका कार्य होता है ना फायरवॉल का, आपने देखा होगा राउटर की तरह कार्य करता है फायरवॉल। अच्छा। क्वेश्चन नंबर 6, एक पीसी से दूसरे पीसी तक डाटा स्थानांतरण करने की विधि को कहते हैं? इंटरनेट, डाटा संप्रेषण या फिर ब्रॉडकास्टिंग। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या रहेगा? ये रहेगा आपका भाई डाटा का संप्रेषण यानी डाटा कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 7, डायल करने तथा संपर्क स्थापित करने के प्रोग्राम से जो मॉडेम कार्य करता है उसको कहते हैं? डायल अप मॉडेम, इंटेलिजेंट मॉडेम, डायरेक्शन कनेक्शन मॉडेम या फिर इनडायरेक्ट कनेक्शन मॉडेम। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर बताना है आपको, डायल अप मॉडेम। यहाँ पर लिखा है ना डायल करने के लिए, ऐसे समझ लेना डायल जब आपके क्वेश्चन में आएगा। भाई कुछ भाई ना ऐसे बोलते हैं कि भाई तू हिंदी सीख ले पहले जब पढ़ाना। तो यार आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ क्या मैं? आपको हिंदी तो पढ़ा ही नहीं रहा, आपको तो बस मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ और वो भी प्रैक्टिस सेट से करा रहा हूँ, है ना। इसलिए भाई अगर आपको हिंदी पढ़नी है तो आप हिंदी कहीं और से पढ़ लो जाके, बहुत अच्छे टीचर हैं हिंदी के। मुझे तो आपको ये सब्जेक्टों के क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ मैं,
कुछ बोलते हैं तुझ पे हिंदी नहीं बोलनी आती है। भाई तुझे क्या करना है, हिंदी नहीं आती यार, अपनी मदर लैंग्वेज है हिंदी, हिंदी नहीं आएगी तो और मुझे फारसी आएगी क्या? महामूर्ख होते हैं ऐसे स्टूडेंट जो उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, उन्हें काम से मतलब नहीं होता। क्वेश्चन नंबर है 8, नेट से पूरे नगर को कवर करने को कहते हैं MAN यानी मैन, या फिर लैन, या फिर वैन, या फिर ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है आपका मैन होता है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रबंधकीय सूचना व्यवस्था के जो अंग योजना बनाने तथा निर्णय लेने में संगठन को सहयोग करते हैं कहा जाता है। दोबारा क्वेश्चन समझिए क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। प्रबंधकीय सूचना व्यवस्था के जो अंग योजना बनाने का निर्णय लेने में संगठन का सहयोग करते हैं उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी हार्डवेयर, ऑप्शन सी डाटाबेस एंड ऑप्शन जो डी है वो है आपका उपरोक्त सभी। तो जो सही आंसर है ना भाई वो सारा का सारा है, क्योंकि जो प्रबंध की सूचना होती है ना, आपकी जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जिसे आप मिस भी बोलते हैं यानी MIS, इसमें हमें सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। हार्डवेयर तो हमारे कंप्यूटर वगैरह हो गए, ठीक है, सॉफ्टवेयर जो उसके अंदर चलेंगे। डाटाबेस क्या होता है, वो इंटरनेट से रिलेटेड होता है डाटाबेस, ठीक है, जहाँ पे हमारा सारा डाटा रखा होता है। क्वेश्चन नंबर 10, इंटरनेट की शुरुआत किस तरह से की गई। ऑप्शन ए TCP/IP एक्सपेरिमेंट, ऑप्शन बी अमेरिका की सेना के नेटवर्क, अमेरिका की सेना के लिए नेटवर्क, ऑप्शन सी बेल प्रयोगशाला के अनुसंधान वैज्ञानिकों के समूह के लिए, एंड ऑप्शन डी उपयुक्त सभी संस्थाओं के लिए। क्वेश्चन नंबर जो आपका है 10, इसका सही आंसर है अमेरिका सेना के लिए की गई थी। उन्हें अपना आपस में कम्युनिकेशन सिस्टम बिल्ड करना था, यानी कि बॉर्डर से एक दूसरे तक कैसे अपनी बात पहुंचाएं, इसलिए ये इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई थी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा प्रोसेसिंग समय को कम कर सकता है। ऑप्शन ए पैरेलल कंप्यूटिंग, ऑप्शन बी यूजिंग मोर चेक, ऑप्शन सी मल्टी प्रोसेसिंग, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। भाई ये तो ढक गए। हाँ, तो 11 का सही आंसर आप करेंगे पैरेलल कंप्यूटर। क्वेश्चन 12, एक मॉडेम को उसकी स्थिति से हटाया नहीं जा सकता, उस मॉडेम को कहते हैं डायरेक्ट कनेक्शन, या फिर फिक्स्ड मॉडेम, या फिर इंटेलिजेंट मॉडेम, या फिर आप कहेंगे एकॉस्टिक कोपलर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है जो फिक्स्ड मॉडेम होती है, इसे जिसे एक बार फिक्स्ड कर देते हैं वो नहीं हटती। ईथरनेट एक डैश 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 का उदाहरण है। क्या आंसर करेंगे, वैन, लैन, मैन, या फिर इंटरनेट वर्क। क्वेश्चन नंबर 13 का सही है मेरे भाई लैन। लैन क्या होता है पता है ना, लोकल एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 14, ईथरनेट की गति होती है 10 kbs। kbs का मतलब होता है kb पर सेकंड, ठीक है, या फिर ऑप्शन बी 10 MB पर सेकंड यानी मेगाबाइट, ठीक है, ऑप्शन सी 100 kbps, या फिर आपका ऑप्शन डी है 100 Mbps। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर करना है आपको 10 Mbps, 10 मेगाबाइट पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर, नहीं भाई देखो, हम ये एक बात बताऊँ ना आपको, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जहाँ पे स्मॉल बी होता है वहाँ पे हम बिट बोलते हैं उसको, ठीक है, और जो कैपिटल बी होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बाइट बोलते हैं। तो ये 10 मेगा बाइट नहीं है, ये बिट है, 10 मेगा बिट पर सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, एक कंप्यूटर जो दूसरे पीसी से सूचना की मांग करता है उसे कहते हैं होस्ट, सर्वर, मास्टर, या फिर क्लाइंट। क्या कहेंगे उसे कहेंगे आप क्लाइंट सर्वर, ठीक है, यानी क्लाइंट क्या करता है, दूसरे कंप्यूटर से की मांग करता है। जैसे आप अपने कंप्यूटर पे क्या करते हैं, इंटरनेट में यानी ब्राउज़र में आपका जो ब्राउज़र का एड्रेस बार होता है उसमें आप कुछ भी सर्च करते हैं, आप कहते हैं कि भाई दूसरे कंप्यूटर से उठ के हमारे कंप्यूटर में वीडियो आ जाए, तो उस तरह का होता है। जो कंप्यूटर सूचना प्रदान करता है ना उसे आप क्या बोलते हैं, उसे आप सर्वर बोलते हैं। और जहाँ पे सारी चीज़ रखी रहती है उसे आप होस्ट बोलते हैं, ठीक है, और जो आप यूज कर रहे हैं आप उसके क्लाइंट हो। क्वेश्चन नंबर 16, सूचना का प्रयोग किया जाता है
कार्यालयों में, मनोरंजन में, शिक्षा में या फिर उपरोक्त सभी में। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आप आंसर करेंगे सभी में। भाई इन्फॉर्मेशन है वो तो हर जगह उपयोगी होगी ना, सभी जगह यूज होता है उसका। क्वेश्चन नंबर 17, कैड यानी यहाँ पे लिखा है CAD का पूरा नाम है, इसे आप बोलते हैं कैड। ठीक है, जब आप कंप्यूटर सीखने जाते हो आपके यार दोस्त कहते हैं कि भाई क्या कर रहा है, मैं तो भाई कैड का कोर्स कर रहा हूँ। ठीक है, कैड क्या होता है आप बताओ क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग या फिर कंप्यूटर आर्ट डिजाइनिंग या कंप्यूटर एडेड डेवलपमेंट या फिर कंप्यूटर एडेड मशीन डिजाइन डिक्शनरी। इसका सही आंसर है मेरे भाई ऑप्शन ए, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर जो डिज़ाइन करते हैं ना उसे बोलते हैं कैड। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा संदेश वाहन का एक प्रकार है, टेलीफोन, रेडियो, बेतार यंत्र या फिर क्वेश्चन नंबर ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो इसका तो मेरे भाई आपको सभी लगाना पड़ेगा, क्योंकि संदेश वाहक का काम ये सारे करते हैं, रेडियो भी करता है, टेलीफोन भी करता है और जो वायरलेस सिस्टम होता है वो भी करता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा बेतार यंत्र है। बेतार यंत्र का मतलब इंग्लिश में समझते हैं आप वायरलेस, यानी जिसमें वायर नहीं लगी होती। तो आप ब्लूटूथ कहेंगे, ब्लूटूथ भी बिल्कुल वायरलेस होती है, उसमें कोई वो नहीं होती। सैटेलाइट टेलीविज़न ये भी आपका क्या होता है, वायरलेस ही होता है। मोबाइल फ़ोन भी आपका वायरलेस होता है। क्या आपके मोबाइल फ़ोन में कोई केबल या वायर लगी है, नहीं लगी ना। और इसका ऑप्शन है आपका उपयुक्त सभी। तो आप इसका भी क्या कर देंगे, उपयुक्त सभी कर देंगे, यानी कि इनमें कोई भी वायर नहीं लगी होती। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा है, हम क्या बोल दिए भाई, हाँ क्वेश्चन नंबर ये तो कर दिया ना। क्वेश्चन नंबर 20, विशेषणात्मक इंजन के तीनों पुर्जे स्टोर, मिल तथा नियंत्रण इकाई को सामूहिक रूप से वर्तमान तकनीकी में कहा जाता है। अंकगणितीय लॉजिक इकाई जिसे आप ALU कहते हैं, स्मृति यानी मेमोरी, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी आगम डिवाइस, इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे समझ आएगा, इससे आप कह सकते हैं इनपुट डिवाइस। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही क्या आंसर है, CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 21, एक कंप्यूटर के भौतिक यंत्रों को जाना जाता है, हार्डवेयर, फिल्मवेयर, ह्यूमनवेयर या फिर सॉफ्टवेयर। तो भाई जो भौतिक यंत्र होता है ना, जिसे आप आसानी से क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसे हम भौतिक यंत्र कहते हैं। ठीक है, यानी फिजिकल एसेट्स कहते हैं, फिजिकल कंपोनेंट्स कहते हैं। तो वे आपके हार्डवेयर होंगे, आप केवल हार्डवेयर को ही छू सकते हैं, जो आपका सॉफ्टवेयर है, फिल्मवेयर है, ह्यूमनवेयर है, इन्हें नहीं छू सकते। क्वेश्चन नंबर 22, डैश 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 को कंप्यूटर का पितामह समझा जाता है, CV रमन, हरमन होलीरिथ या फिर चार्ल्स बेबेज या फिर आपका जो ऑप्शन है जॉन वॉन न्यूमैन। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर मेरे भाई चार्ल्स बेबेज है, क्योंकि इन्होंने ही क्या करा था, सबसे पहला कंप्यूटर बनाया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, कंप्यूटर की डैश 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 पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ था। देखो मैंने आपको कितने अच्छे से बताया था ना कि ये आपके क्वेश्चन आएंगे, है ना। जो आपकी थ्योरी थी उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझाए थे, ये है ना। जिस भाई ने थ्योरी देखी ना वो इससे पहले वो देख ले, ठीक है, स्टार्टिंग में थ्योरी समझाई है। तो इसका जो आपका सही आंसर है ना मेरे भाई, बताओ क्या होगा। सही आंसर है इसका बी। जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे जो 1955 से 1964 तक चले थे, उसे क्या, उसमें क्या लगाया था हमने, ट्रांजिस्टर का यूज किया था। क्वेश्चन नंबर 24, सिलिकॉन से बनी एक चिप को जिसमें ट्रांजिस्टर, रजिस्टर तथा कैपेसिटर को कहा जाता है, ALU, CPU, इंटीग्रेटेड सर्किट या फिर MOS। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर करेंगे आप इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है, एक IC बोलते हैं इसे ना, IC कंप्यूटर के अंदर लगी होती है, और उसमें क्या होता है बहुत छोटे छोटे से तार लगे होते हैं, चिप वगैरह लगी होती है, वो सिलिकॉन की होती है, उसे क्या बोलते हैं आप, IC बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, बैलेज पास्कल ने वर्ष डैश 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 में एक गणना यंत्रिक मशीन को विकसित किया, 1510, 1642, 1800 या फिर 1915।
तो क्वेश्चन नंबर 25 का भाई सही आंसर क्या करेंगे आप? ऑप्शन बी 1642। क्वेश्चन नंबर 26, 1896 में टैबुलेटिंग मशीन कंपनी का प्रवर्तक समझते हैं ना कौन होता है? जिसने फाउंड की, ने किया, प्रवर्तन किया, डैश 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 ने किया। तो ऑप्शन ए है हरमन होलीरिथ, ऑप्शन बी बैलेज पास्कल, ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन डी के डिविट। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर करना मेरे भाई आपको हरमन होलीरिथ। क्वेश्चन नंबर 27, DEC का पूरा नाम क्या है? डायरेक्ट इंग्लिश चैनल, डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन, डिजिटल इक्विपमेंट कंप्यूटर या फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या है? डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। क्वेश्चन नंबर 28, IBM का पूरा नाम क्या है? इंफॉर्मेशन बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बेवेज मशीन या फिर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन या फिर इंट्रो बाइनरी मशीन। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्वेश्चन नंबर 29, 1890 में अमेरिका में हुई जनगणना के लिए आंकड़ों की टेबलेटिंग तथा गणना के लिए हरमन होलीरिथ ने प्रयोग किया। पंच कार्ड, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क या फिर एबेकस। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या है? पंच कार्ड। क्वेश्चन नंबर 30, बाइनरी संख्याओं के स्टेट अथवा डिजिट को आवश्यकता होती है? एक संख्या की, दो संख्या की, 8 संख्या की या फिर 10 संख्या की। तो क्वेश्चन नंबर आपको क्या करना है, आप अच्छे से जानते हैं मेरे भाई, बाइनरी केवल 2 नंबर की होती है, तो इसे आप करेंगे 2। क्वेश्चन नंबर 31, 1965 में प्रथम मिनी कंप्यूटर को डैश 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 के द्वारा विकसित किया गया। ऑप्शन ए IBM, ऑप्शन बी इंटेल, ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन जो डी है DEC यानी डैक। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर करना है इंटेल लगे भाई, डैक पैक पर मत लगे, ठीक है, इंटेल लगाया मैंने भाई, कभी आप डी समझो। क्वेश्चन नंबर 32, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी का काल समझा जाता है। बताओ भाई क्या ऑप्शन होगा 32 का? 32 कहाँ गया? हाँ, 1929 से 1954, 1939 से 1954 या फिर 1942 से 1955 या फिर 1959 से 1969। सही आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 32 का। सही आंसर मेरे भाई इसका है क्या? ऑप्शन सी 1942 से 1955। यहाँ पे देखो 2 साल का ना कम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। आपने जो देखा होगा पहला वो था 1940 से बताया था मैंने, तो यहाँ पे 1942 दे रखा है, लेकिन 1-2 साल का फ़र्क हो सकता है। लेकिन जो आपको लास्ट ईयर है ये आपका 1955 है, ठीक है, मैंने भी आपको 1955 ही बताया था। क्वेश्चन नंबर 33, कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी का काल समझा जाता है। ऑप्शन ए 1942 से 1955, 1955 से 1964 या फिर 1964 से 1974 या फिर 1970 से 1980। तो भाई सच बताओ ना आपको क्या होगा? जो इसके ना ये सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं, ठीक है, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। जो आपका सही ऑप्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ। सही आंसर क्या है? 1964 से लेके 1975 तक। ये आपका क्या है? 3rd जनरेशन के कंप्यूटर थे, ठीक है, लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, 1964 से 1975। क्वेश्चन नंबर 34, ट्रांजिस्टर का प्रयोग कंप्यूटर की पीढ़ी में किया गया। भाई देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया आपका रिपीट होके। अभी आपने पढ़ा था जो आपकी 2nd जनरेशन थी, इसमें क्या हुआ था? ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग कंप्यूटर के किस पीढ़ी में हुआ? भैया आप जानते हो जो 1st जनरेशन थी, इसमें क्या हुआ है? इसका यूज़ हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 36, कोबाल तथा फोटोन का प्रयोग कंप्यूटर की डैश 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 पीढ़ी में किया गया, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। तो क्वेश्चन नंबर जो 36 है वो क्या है आपका, ऑप्शन बी है। ठीक है, इसमें आपका जो कोबाल तथा फोटोन का यूज हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक प्रमुख विशेषता कंप्यूटर के डैश 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 पीढ़ी में थी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर है। बताओ भाई क्या होगा, बताओ बताओ बताओ, मैं भी देखूं आप कितने इंटेलिजेंट हो। मेरे भाई ये भी जो सारे के सारे ऑप्शन है ना, ये भी क्या है, गलत है। आपको मैं बताऊं, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता होती है ना, ये क्या होती है, ये भाई इसे आप बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपने देखा होगा ना, आपने आयरन मैन मूवी देखी होगी है ना, और उसमें वो बोलता है कि जारविस मेरे लिए ये करो, जारविस जल्दी से एक क्या बोलो, एक रोबोट बनाओ या फिर मेरा वो लाओ, है ना, इस तरह से बोलता है जारविस से आयरन मैन। तो वहाँ पे यानी जहाँ पे क्या करते हैं, और जैसे आपने देखा होगा आपका एप्पल के फ़ोन होते हैं, उसमें सिरी नाम का ऑप्शन होता है ना, जिसे आप सिरी से बोलते हो कि सिरी इस नंबर को कैलकुलेट कर दो, या सिरी मेरे लिए एक वीडियो चला दो, है ना, इस तरह के होते हैं। या फिर गूगल होम्स होता है, ठीक है, इस तरह के जो ऑप्शन वो होते हैं उन्हें आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हो। तो उसे जो पीढ़ी से कोई संबंध नहीं है। वैसे वो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में आएगा, जो लेटेस्ट कंप्यूटर है उनमें यूज होता है उसका। क्वेश्चन नंबर 38, स्लाइड रूल का आविष्कार किसने किया, ब्लेज पास्कल, जॉन नेपियर या फिर चार्ल्स बेबेज या फिर एच यानी है होलीरिथ। क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर बताना मेरे भाई। मैं बता दूं, ये चारों ऑप्शन गलत हैं। जो यूनिवर्सिटी है ना पेपर बनाया था, तो ये जो क्वेश्चन है कट गए थे, ठीक है, लेकिन इसका जो सही आंसर है ना, आपका सही आंसर है, मैं लिख देता हूँ, विलियम, ठीक है, और फिर आपका ऑथरेटेड है, OUGHTRED, ठीक है। इसने कब बनाया था, 1632 में बनाया था। इसे आप कहते हैं विलियम ऑक्सफोर्ड, जो 1632 में बनाया था। और ये क्या था, जो विलियम ऑक्सफोर्ड था ना, ये आपका इंग्लिश मैथमेटिशियन था, ठीक है, मैथमेटिशियन। इसने बनाया था, स्लाइड रूल का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 34, चतुर्थ पीढ़ी यानी 4th जनरेशन की तुलना में पंचम पीढ़ी यानी 5th जनरेशन के कंप्यूटर की विशेषता थी, द बेसिक लॉजिकल स्ट्रक्चर, CPU का डिज़ाइन, स्मृति का डिज़ाइन, उपयुक्त ABC। क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर बताना मेरे भाई आपको, CPU का डिज़ाइन। क्वेश्चन नंबर 40, कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है शीघ्र परिणाम प्राप्त करने में, त्रुटि रहित गणना का परिणाम करने में, एक तरह के कार्य लंबे समय तक तुरंत करने के लिए, या फिर उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही आंसर है ना, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, प्रक्रिया है अंकगणितीय प्रक्रिया, लॉजिकल प्रक्रिया, उपयुक्त ए तथा बी या फिर उपयुक्त ए तथा बी, यानी इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 41 का आपका सही आंसर है ऑप्शन, ठीक है, उपयुक्त ए तथा बी, प्रक्रिया यही होती है, प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 42, कंप्यूटर स्मृति की न्यूनतम इकाई है 1 बाइट, 1 किलोबाइट, 1 गीगाबाइट या फिर 1 बिट। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कंप्यूटर मेमोरी आप जानते हैं क्या है, मैं बताऊं या ना बताऊं? चलो बता दो यार, कुछ बुद्धिजीवी बैठे जी ना पता, बताया था ना सबसे छोटी जो इकाई है वो क्या है, या सबसे छोटी जो यूनिट है वो बिट होती है। आपको बताया था यार थ्योरी में, अगर थ्योरी ना पढ़ी आपने तो क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, दस्तावेजों तथा संदेशों को इलेक्ट्रॉनिक विधि से एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरित किया जाता है, उसको कहते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या फिर स्प्रेडशीट
या फिर डेस्कटॉप पब्लिशिंग या फिर ईमेल। क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर है मेरे भाई ईमेल। ईमेल से तो करते हो आप, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक भेज देते हो 1 सेकंड में कोई भी फाइल। क्वेश्चन नंबर 44, कंप्यूटर कर सकता है डाटा संग्रहण, प्रक्रिया या फिर निर्धारण, परिणाम देना या फिर उपयुक्त सभी। भाई डाटा आपका स्टोर भी कर लेगा, प्रोसेसिंग भी कर लेगा, आपका आउटपुट भी दे देगा, सारे काम कर सकता है। तो इसका ऑप्शन मेरे भाई लगाएंगे आप ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 45, डाटा प्रक्रिया में शामिल होता है डाटा एकत्रीकरण, बी ऑप्शन बी की बात है, विश्लेषणात्मक प्रक्रिया, ऑप्शन सी संग्रहण या फिर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 45 का भी क्या आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 46, कंप्यूटर नहीं रखता बुद्धिमत्ता, स्मृति, हार्डवेयर नियंत्रण। क्या नहीं रखता मेरे भाई बताइए आप। भाई कंप्यूटर के अंदर अपनी खुद की कोई भी दिमाग नहीं होता, इंटेलिजेंस, ठीक है। इसे क्या होता है, इसे सब चीज़ें बतानी पड़ती है। आप सोचते होंगे कि ये तो अपने आप कर देता है, नहीं भाई इसे सारी चीज़ बतानी पड़ती हैं, अपने आप से कुछ नहीं करता, इसलिए इसके अंदर दिमाग नहीं होता। दिमाग तो हमने उसके अंदर बताया है, ठीक है। आपका भी कोई भी सॉफ्टवेयर होता है ना, उसमें सारे सॉफ्टवेयर में ये लिखा रहता है कि तुझे क्या क्या करना है, कैसे करना है। वो तो बस रट्टूत होता है, रिपीट करता है चीज़ों को, ठीक है। जैसे आप उसे एक बार बता दो कि ऐसे कर तो ऐसे करेगा। मशीन भी तो ऐसी होती है, एक बार आप मशीन को बता दो कि ऐसे काम करना है तो वो फिर ऐसे ही काम करती रहेगी, स्पीड से करेगी। बस मशीन ही है कंप्यूटर, और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47, कंप्यूटर का प्रयोग तब किया जाना चाहिए जब देरी को न्यूनतम करना हो, सत्यता को विकसित करना हो या फिर बहुत सारे डाटा को संग्रहण करना हो, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कार्य। तो भाई सभी लगा दो, ठीक है। क्वेश्चन, अबे भाई बंद हो जा। क्वेश्चन नंबर 48, डैश 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 तथा भाग अंकगणितीय प्रक्रिया में शामिल है, जोड़ना, घटाना, गुना, जोड़ना, घटा, गुनाना। गुनाना नहीं, गुना। तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, जोड़ना, घटाना या गुना करना, अर्थमेटिक प्रोसेसिंग का पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 49, एडीबी सिस्टम का पूरा नाम है इलेक्ट्रिक डाटा प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोडक्शन या फिर इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रिपरेशन। तो क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर करेंगे मेरे भाई आप, ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 50, 1 माइक्रोसेकंड इक्वल टू 10 की पावर 6 सेकंड, 10 की पावर 5 सेकंड, 10 की पावर क्या लिखा है 5 सेकंड या फिर 10 की पावर 10 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर है 10 की पावर 6 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 51, कंप्यूटर का प्रयोग निम्न में से नहीं किया जाता, स्वास्थ्य या शिक्षा या फिर मेटीरोलॉजी तथा मौसम पूर्वानुमान या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 51 का ऑप्शन है, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन कोई नहीं है, ठीक है, सब में किया जाता है इसका उपयोग। क्वेश्चन नंबर 52, मानवीय व्यवस्था अधिक होती है लचीली, यांत्रिक, इलेक्ट्रॉनिक या फिर जटिल। क्वेश्चन नंबर 52 का सही है ऑप्शन लचीली, ठीक है, फ्लेक्सिबल, मैनुअल सिस्टम आर मोर। क्वेश्चन नंबर 53, किसी भी बैंकिंग व्यवस्था की जीवन रेखा होती है, गणना, डाटा एकत्रीकरण, ऑप्शन सी चेक संग्रहण, ऑप्शन डी संदेश वहन। तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो सही आंसर है ना, ऑप्शन डी है संदेश वहन। किसी बैंकिंग व्यवस्था की जीवन रेखा होती है, कम्युनिकेशन सिस्टम ही अच्छा होता है इनका। जब भी तो आप क्या करते हैं ना, कहीं से सपोज करो मुंबई से आपके अकाउंट में पैसे डले और आपने दिल्ली के अंदर तुरंत निकाल लिए, ऐसे ही तो होता है कम्युनिकेशन, मिनटों सेकंडों में पता चल जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, रेलवे आरक्षण व्यवस्था का अच्छा उदाहरण है बैच प्रोसेसिंग, ऑनलाइन सिस्टम
या फिर इंटरैक्टिव सिस्टम या फिर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर करेंगे मेरे भाई आप ऑप्शन बी, ऑनलाइन सिस्टम। रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑनलाइन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 55, डिजिटल व एनालॉग कंप्यूटरों की दोनों विशेषताएं कंप्यूटर में पाई जाती हैं। सिलिरॉन, हाइब्रिड, पेंटिनियम या फिर साइरिक्स। क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर क्या करेंगे? इसका आंसर करना है आपको हाइब्रिड कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 56, 8 बिट के एक समूह को कहा जाता है। बताओ क्या कहा जाता है? आपने पढ़ा है बाइट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, एक अंक व्यवस्था जिसमें आधार 8 का प्रयोग करके 0 से 7 तक अंकों का प्रयोग किया गया, उसे क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं? इसे आप जानते हैं, इसे आप अष्टमक या फिर ऑक्टल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, एक अंक व्यवस्था जिसमें 16 आधार पर 0 से 9। एक कौन आ गया ये सपेरा? यही बनेगा म्यूजिशियन सारा। हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें 16 आधार पर 0 से 9 अंक तक अंक तथा ABCDEF अक्षरों तथा 10, 11, 12, 13, 14, 15 का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे भाई मेरे भाई हेक्साडेसिमल कहते हैं, आपने पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 59, हाँ भाई वो एक छोटा सा ना बच्चा था यार, वो पता नहीं क्या पीपनी सी भैं 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 करो जा रहा था, तो अब मैंने से चुप कराया ना। देखो फिर शुरू हो गया बदतमीज लड़का बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 59, नियमों का एक समूह जो डाटा फॉर्मेट, समय, सीक्वेंसिंग, एक्सेस कंट्रोल तथा त्रुटि नियंत्रण करके गणना क्रिया की पहल तथा निश्चयता करता है, उस समूह को कहा जाता है। ऑप्शन ए डाटा रूल, ऑप्शन बी टोपोलॉजी, ऑप्शन सी फायरवॉल एंड ऑप्शन डी प्रोटोकॉल। सही आंसर है इसका प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 60, बाइनरी क्या लिखा है? 111 को दशमक यानी कि आपको करना है इसे कन्वर्ट किस चीज़ में? डेसिमल अंक व्यवस्था में के बराबर होगा। सारे ऑप्शन गलत हैं, आप इसे सोल्व कीजिए अच्छे से। इसका सही अगर आप रात भर बैठोगे तो सुबह तक आपका 63 आ जाना चाहिए। ठीक है, सही आंसर इसका 63 है। सारे ऑप्शन में गलत ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 61, मैं ना आपको अच्छे से समझा चुका हूँ भाई ये, ठीक है, दोबारा नहीं समझाऊंगा कैसे आ रहे हैं ये। एक है अष्टमक संख्या 152 को दशमक अंक व्यवस्था में कहा जाता है, यानी ऑक्टल नंबर सिस्टम दिया है, उसे आपको डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो 61 का जो सही आंसर है आपका 106 है। आप खुद करेंगे, मैं कुछ नहीं बताऊंगा इसमें क्योंकि मैं बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 62, हेक्साडेसिमल अंक व्यवस्था में डी का मान दशमक अंक व्यवस्था में डैश 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 के बराबर होता है। डी का मान क्या होता है बताइए? देखिए यहाँ पे देखिए, एक होता है 10, 11, 12, 13, A B C एंड D, तो 13 के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 13। क्वेश्चन नंबर 63, 1 GB बराबर होती है किसके? बताइए, 1024 बिट या फिर 1024 बाइट या 1024 किलोबाइट या फिर 1024 मेगाबाइट। आप कहेंगे भैया जी 1024 MB के बराबर होती है 1 GB। क्वेश्चन नंबर 64, सबसे पुराना ग्रहण यंत्र था? एबेकस, अर्थनोमीटर, ऑप्शन सी रेडी रेकनर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर है ऑप्शन ए एबेकस। क्वेश्चन नंबर 65, कई विशेषताओं तथा एक अच्छी प्रक्रिया शक्ति वाला इकाई के द्वारा प्रयोग किए जाने वाला कंप्यूटर को कहते हैं?
वर्क स्टेशन, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो 65 का सही आंसर करेंगे मेरे भाई आप वर्क स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से किसके आविष्कार होने से माइक्रो कंप्यूटर का आविष्कार संभव हो सकता है? इंटीग्रेटेड सर्किट, ट्रांजिस्टर, प्रोटोकॉल्स, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर है इंटीग्रेटेड सर्किट। क्वेश्चन नंबर 67, कंप्यूटरों पर कई प्रयोगकर्ताओं के द्वारा कंप्यूटर पर कई प्रयोगकर्ताओं के द्वारा कॉन्करेंटली प्रोसेसिंग प्रोग्राम से बनी व्यवस्था को कहते हैं? मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग या फिर मल्टीटास्किंग या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ऑप्शन क्या ऑप्शन इसका सही होगा 67 का? आप कहेंगे कि भैया इसका ऑप्शन सही है मल्टी प्रोग्रामिंग। क्वेश्चन नंबर 68, पीसी के लिए निम्न में से कौन सा अनिवार्य घटक है? हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर, इनपुट तथा आउटपुट, कीबोर्ड तथा प्रिंटर, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 68 का सही आंसर है क्या? हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर जरूरी है, बहुत ज़रूरी ये होता है। क्वेश्चन नंबर 69, डैश 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 अस्थायी तथा डैश 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 स्थायी होता है। क्या होता है बताओ? स्टोरेज मेमोरी, मेमोरी स्टोरेज या डिस्क स्टोरेज या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो 69 का होता है जो आपकी मेमोरी होती है ना वो अस्थायी होती है तथा स्टोरेज आपका स्थायी होता है, यानी कि मेमोरी एंड स्टोरेज टेम्परेरी एंड परमानेंट। क्वेश्चन नंबर 70, डाटा संग्रहण के लिए अधिकतम जगह पर उपलब्ध होता है? सीडी, फ्लॉपी, रोम, हार्ड डिस्क। क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर 70 का सही आंसर है हार्ड डिस्क, अधिकतर यूज होती है और इसमें क्या होता है सबसे ज़्यादा स्पेस होता है ना। क्वेश्चन नंबर 71, सीपीयू बनता है डैश डैश से? लॉजिकल यूनिट, अंकगणितीय यूनिट, नियंत्रण यूनिट या फिर उपरोक्त सभी। इसके लिए भाई क्या चाहिए आपको? नियंत्रण यूनिट यानी कंट्रोल यूनिट जरूरी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 72, एक कंप्यूटर डैश 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 डिवाइस होता है? गणितीय, विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर है इलेक्ट्रॉनिक। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, आपने अच्छे से पढ़ा होगा, कहीं आपने ये नहीं पढ़ा होगा कंप्यूटर इज ए कैलकुलेटिंग डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से कौन सा आगम डिवाइस नहीं है? जॉयस्टिक, स्कैनर, वीडियो, उपरोक्त सभी क्या है? आगम डिवाइस है। तो 73 का आप ऐसे समझा करो मेरे भाई, ये आगम पागम ना आपकी समझ में नहीं आएंगे, आप थोड़ा सा इंग्लिश में देख लिया करो, हिंदी वालों भी, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग चला लिया करो। इनपुट डिवाइस की बात हो रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? जॉयस्टिक, स्कैनर, वीडियो, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर है वीडियो। वीडियो क्या होता है? आउटपुट डिवाइस होता है, जो आपकी स्क्रीन होती है ना कंप्यूटर की, उसे ही वीडियो बोलते हैं। अच्छा, वीडियो की फुल फॉर्म होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। जॉयस्टिक होती है आपकी गेम खेलने के लिए, स्कैनर होता है आपका कोई भी चीज़ आपको स्कैन करनी है कंप्यूटर के अंदर जाती है, इसलिए उसे इनपुट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से कौन सा निर्गमन देने वाली डिवाइस है? ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी स्कैनर, ऑप्शन सी सीडी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इंग्लिश में पढ़ो, ये आपका निर्गमन निर्गमन समझ में नहीं आएगा तो आउटपुट समझो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली एन आउटपुट गिविंग डिवाइस? प्रिंटर, स्कैनर, सीडी, ऑल ऑफ दिस। तो भाई प्रिंटर आपका क्या है? आपका आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि वो आपको प्रिंट करके देता है। आपका जो स्कैनर है वो लेता है कंप्यूटर के अंदर, सीडी भी डाटा लेती है। क्वेश्चन नंबर 75, फ्लॉपी डिस्क है रैंडम एक्सेस मेमोरीज। ऑप्शन बी स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन सी डाटा ट्रांसफ़र के लिए प्रयोग होती है, ऑप्शन डी उपयुक्त समस्त यानी सभी ऑप्शन। तो इसका जो सही आंसर है मेरे भाई हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी यानी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 76,
मल्टी प्रोसेसिंग ही समझा जाता है। मल्टी प्रोसेस प्रोग्रामिंग को, मल्टीटास्किंग को, मल्टी यूजर को या फिर मल्टी रिसोर्स को। तो क्वेश्चन नंबर 76 का क्या करेंगे आप, ऑप्शन बी कर देंगे। मल्टीटास्किंग को ही क्या मल्टी प्रोसेसिंग समझा जाता है। क्वेश्चन नंबर 77, एक कैमरा होता है, एक प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 77 का क्या ऑप्शन करेंगे आप लोग, इसे करेंगे आप लोग इनपुट डिवाइस, क्योंकि कैमरा क्या होता है, आपके फ़ोटो को लेता है अपने अंदर, ये आपको बाहर नहीं देता प्रिंट आउट निकाल के, ठीक है। लेकिन कुछ कैमरे ऐसे होते हैं जो जिनमें प्रिंटर भी लगा होता है, तो आप उसे दोनों कर देंगे ना, इनपुट आउटपुट दोनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, सीपीयू में घड़ी की स्पीड को नापा जाता है, MIPS या फिर मेगाहर्ट्ज या फिर इंस्ट्रक्शन सेकंड या फिर ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 78 का सही आंसर है मेगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, निम्न में से कौन सा माइक्रोप्रोसेसर चिप नहीं है, 80 85 या फिर 80 86, 80 87 या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 79 का सही आंसर है उपरोक्त में से कोई भी नहीं, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 80, पेंटेनियम में प्रोसेसर की तरह कार्य करता है, IC 80 85, ठीक है, या फिर IC 80 48 6 या फिर IC 80 38 6 या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर करेंगे आप लोग IC A0486। क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से कौन सा साइज फ्लॉपी डिस्क का प्रमाणित साइज नहीं है, 3.5 या फिर 5.25 इंच या फिर 8 इंच या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से कौन सी स्मृति को मिटाया नहीं जा सकता, रैम या फिर डी रैम या फिर आप कहेंगे EPROM या फिर रोम। तो क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा आपका 82 का सही आंसर हो जाएगा आपका ROM यानी रोम। रोम में से हम क्या करते हैं, डाटा को मिटाया नहीं जा सकता। क्वेश्चन नंबर 83, ट्रांजिस्टर सर्किट का कंप्यूटर में डैश 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 PD में प्रयोग हुआ। आप पढ़ चुके हैं इसका, ट्रांजिस्टर का क्या हुआ था, सेकंड जनरेशन में हुआ था। कई बार आ गया मेरे भाई ये क्वेश्चन, ठीक है ना, जिसे भाई को थ्योरी बकवास लग रही थी ना, वो देख लो कितनी बार क्वेश्चन आ गया ये। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया, हाँ 84, निम्न में से कौन सा उपकरण वीडियो की तरह का नहीं है, वीडियो मेरे भाई, वीडियो समझ लो पहले क्या होता है। वीडियो होता है आपका विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अब देखते हैं ऑप्शन, क्या जो मॉनिटर है वो विजुअल स्क्रीन नहीं है जो डिस्प्ले करती है, हमें कुछ दिखाती है, बिल्कुल है। टच स्क्रीन भी है और टीवी स्क्रीन भी है। और जो ऑप्शन चौथा है, उपरोक्त सभी एक तरह के हैं। तो मेरे भाई आप क्या कह सकते हैं, जो ये ऑप्शन है ये गलत ऑप्शन है, ठीक है, इनमें से कोई आपका ऑप्शन नहीं होगा, सारे ऑप्शन सही हैं। इसका अगर आपको ऑप्शन सही होना होता ना, अगर आपको यहाँ पे लिख दिया होता इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है, यहाँ पे लिखा होता नन लिखा होता, तो आपको नन पे राइट करना होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, तो आपको ये क्वेश्चन ही जो इसके सारे ऑप्शन हैं गलत हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 85, सबसे अधिक सामान्य रूप से कंप्यूटर का आगम यंत्र समझा जाता है, यानी डैश 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 इज़ द मोस्ट कॉमन इनपुट सिस्टम, कीबोर्ड या फिर आपका है डिस्केट को या फिर ऑप्शन सी है स्कैनर को या ऑप्शन सी डी है प्रिंटर को। तो 85 का सही आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि कीबोर्ड सबसे ज़्यादा यूज होती है, प्रिंटर और स्कैनर इतना यूज नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सबसे अधिक शक्तिशाली समझा जाता है, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, सुपर माइक्रो या फिर मेगा फ्रेम। तो क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर है सुपर कंप्यूटर इज अ सुपर
यानी सबसे हाई फाई होता है भाई, बहुत महंगा होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में से कौन सी डिवाइस आगम व निर्गमन डिवाइस की तरह कार्य करती है? इन ऐसी कौन सी डिवाइस है जो इनपुट तथा आउटपुट दोनों का कार्य करती है? क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। वीडियो, लेज़र प्रिंटर या फिर स्कैनर या फिर आपकी होती है फ्लॉपी। तो जो आपकी फ्लॉपी होती है ना, दोनों तरह से कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 88, निम्न से कौन सी स्टोरेज डिवाइस लाने व ले जाने में आसान होती है? डिस्केट, हार्ड डिस्क, सिस्टम कैबिनेट या फिर मुख्य मेमोरी। तो क्वेश्चन नंबर 88 का सही आंसर होगा आपका डिस्केट। क्वेश्चन नंबर 89, दो कंप्यूटर के बीच संदेश वहन के संदर्भ में समझा जाता है। विद्युत आपूर्ति या फिर संपर्ककर्ता, कंप्यूटर की शिक्षा या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो क्वेश्चन नंबर 89 का सही आंसर है कनेक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 90, विज्ञान व वाणिज्य के संदर्भ में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? बेसिक, ADA या फिर .C लिखा है, ठीक है, या फिर लिखा है आपका कोबाल। क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर है बेसिक लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 91, हार्ड डिस्क पर पोजीशन टेबल का आकार कितना होता है? 16 बाइट या फिर 32 बाइट या 64 बाइट या फिर 64 बिट्स। क्वेश्चन नंबर 91 का सही आंसर है 64 बाइट, 64 बाइट। क्वेश्चन नंबर 92, IBM कॉम्पैक्टिबल माइक्रो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न में से कौन सा है? MS-DOS या फिर जेनिक्स या फिर यूनिक्स या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 92 का सही आंसर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 93, MS-DOS का निर्माण किसने किया? गैरी गिल्डोग या फिर ऑप्शन बी केन थॉमस, ऑप्शन सी टिफ पेटरसन या ऑप्शन डी है डेनिस रिची। सही आंसर क्या है इसका 93 का? ऑप्शन सी टिफ पेटरसन। क्वेश्चन नंबर 94, MS-DOS है, MS-DOS क्या है? एक प्रयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम, कई प्रयोग है ना। ऑप्शन सी मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम MS-DOS का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 95, इनमें से कौन सा पेरिफेरल नहीं है? इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेरिफेरल का क्या मतलब होता है आप समझिए, कुछ नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक पेन, प्लॉटर, इनबिल्ड घड़ी या फिर उपरोक्त सभी पेरिफेरल हैं। सही आंसर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। क्वेश्चन के सारे आंसर वो ऑप्शन क्या हैं गलत हैं। अगर ऑप्शन यहाँ पे नन होता तो सही होता। क्वेश्चन नंबर 96, निम्न में से कौन सी स्मृति सबसे तेज है? ऑक्सिलरी, ऑप्शन बी बफर, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क, ऑप्शन डी ऑप्टिकल ड्राइव। क्वेश्चन नंबर 96 का सही आंसर है बफर। क्वेश्चन नंबर 97, 1 KB बराबर होती है 1024 बिट्स के, 1000 बिट्स के या 1024 बाइट्स के या फिर 1000 बाइट्स के। क्वेश्चन आप अच्छे से कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। सही आंसर है 1 KB इक्वल टू 1024 बाइट और 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट, 4 बिट इक्वल टू 1 निबल। क्वेश्चन नंबर 98, कंप्यूटर कौन सी सूचना को प्रोसेस करता है? ऑप्शन ए डिजिटल, ऑप्शन बी एनालॉग, ऑप्शन सी दोनों ए तथा बी, ऑप्शन डी उपरोक्त कोई नहीं। तो 98 का सही आंसर करेंगे मेरे भाई आप लोग
ऑप्शन ए डिजिटल। क्वेश्चन नंबर 99, निम्न में से कौन सी विशेषता पीसी पर्सनल कंप्यूटर की नहीं है? शुद्धता, गति, वास्तविक बुद्धिमत्ता, हार्ड स्टोरेज। सही आंसर क्या करेंगे बताओ? ऑप्शन 99 का, ऑप्शन सी करेंगे क्वेश्चन नंबर 99 का। एंड क्वेश्चन नंबर 100, निम्न में से कौन सा पेरिफेरल नहीं है? केबल, डाटा, वीडियो, कैसे? तो ऑप्शन सही है डाटा। मेरे भाई ये सारा आपका हो चुका है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हमें बस क्या करना है, क्वेश्चन पेपर देखना है। जो थ्योरी है मैंने आपको इसी वीडियो में पढ़ाई है, इसके बाद मैं आपको थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा दोबारा से ना। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ भाई लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट जरूर करना कि वीडियो कैसी लगी है भाई, है ना। बहुत टाइम लगा है बनाने में और बहुत मेहनत भी लगती है, इसलिए आप बताइएगा वीडियो कैसी लगी है। और इसके बाद हम सेकंड वीडियो भी देखेंगे, थर्ड वीडियो भी देखेंगे, जिसमें हमें बस क्वेश्चन पेपर सोल्व करने हैं। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ, ड्रीम टॉपर के साथ। एंड थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू, धन्यवाद।